परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है जो सबके लिए है, कॉमन है, सत्ता परिवर्तित देख रहे हैं या पूर्ववत देख रहे हैं? अर्थात सत्ता पूर्ववत होने वाली है या सत्ता पर परिवर्तन देख रहे हैं? चौहान भाई शब्द में, बाकी विश्लेषण बाद में कर लेंगे, पहले तो वन वर्ड से उत्तर देना है, परिवर्तित या पूर्ववत? पूर्ववत देखना है। शुभम, आप किसको क्या लग रहा है? पूर्ववत देख रहे हैं आप? चंद्र, सत्ता परिवर्तन होने की होड़ में है, परिवर्तित देख रहे हैं, परिवर्तित रूप। आप दूर दूर तक इसका कोई चित्र नहीं कर सकते हैं कि कैसे आप अभी फिलहाल विश्लेषण की गुंजाइश नहीं पाया। अभी जो एक शब्द केवल सिंपल है, पूर्ववत या परिवर्तित? मुकेश, पूर्ववत। आप किसी पार्टी को एक मिनट बस इसी में, यानी पूर्ववत ना पूर्ववत बीच हम पूर्ववत। आप परिवर्तन है, लेकिन ये परिवर्तन, आप परिवर्तित, आप पूर्ववत। कुछ लोगों ने कहा कि पूर्ववत है, कुछ लोगों ने कहा कि परिवर्तित है। अब मैं शुरुआत करता हूँ। 2024 का चुनाव हुआ, पहला विषय है चुनाव में प्रतिभागी के रूप में गठबंधन, दो गठबंधन के अलावे भी स्वतंत्र रूप से पार्टियां रही जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई। इसके अलावे भी निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में रहे। 543 सीटों का भाग्य का फैसला होगा। भाग्य का फैसला तो हो चुका है, भाग्य बंद हो चुका है, बस केवल उसके फैसले के इंतजार में हम लोग बैठे हैं। इस चुनाव में जो 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुए, इसमें मूल रूप से कौन कौन से विषय ऐसे थे जिसको कि चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने जनता के बीच में उठाने का प्रयास किया? कुछ विषय आप गिनाने का प्रयास करेंगे चौहान भाई, आपकी नजरों में जिसे गिनाने की कोशिश की गई, चाहे जिसके द्वारा गिनाने की कोशिश की गई? ये विपक्षी दलों के द्वारा उठाए गए मुद्दे थे। शुभम, जो आप चौहान भाई के अलावे आपको लग रहा है कि कोई और मुद्दे थे जिसको कि इस पे काफी? चलिए चंदन, आपकी नजरों में इस चुनाव को तपन देने वाले मुद्दे कौन थे? मुद्दे चुनाव पे तपन देने वाले सर यह था कि जब किसान की जो दशा थी देश में, खासकर एमएसपी को लेकर, उसको मुद्दा लेकर कांग्रेस ने सामने लाया। और वास्तव में विपक्ष को घेरने का इससे बढ़िया तरीका कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि देश की जो आर्थिक स्थिति होती वो अधिकतर खासकर किसानों पर टिकी हुई रहती है। और उसको मुद्दे को लेकर एमएसपी लाए साथ में, और फिर देश के जो युवा पीढ़ी होती है जो सेना के अंतर्गत आती है, तो जो अगली दिहाई और 4 साल के एक युवा बच्चे का या कल्पना नहीं हो ही नहीं सकता कि जो बच्चा मेहनत करे और उसको ज्वाइन हो और 4 साल बाद वो रिटायर हो। एक पंचवर्षीय योजना से भी 1 साल तक उसका अगर जॉब दिया जाता है, जिससे एक परिवार का बहुत बड़ा नुकसान होता है और देश का सबसे ज्यादा नुकसान होना ये तय है। सरकार के एक मुद्दे बताएंगे अभी, यानी कि एक आपने कहा कि किसान वाली समस्या को समझे थे, और दूसरा जो अगली योजना और उसके बाद जो देश की जो बढ़ती महंगाई और गिरती हुई आर्थिक स्थिति है, महंगाई, आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, यानी ये विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दे थे। खरनीश, आपके द्वारा मैंने विपक्ष और सत्ता पर दोनों के मुद्दे में से कुछ भी बोल सकते हैं कि जो मुद्दे राजनीति को, इस चुनाव को प्रभावित किए। कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर राम मंदिर, चलिए मैं अपनी ओर से कोई तर्क देने वाला नहीं। आपके अनुसार राम मंदिर भी इस समस्या के चुनाव के, यानी जो राजनीतिक प्रतिपाल कर रहे थे, उसमें राम मंदिर भी सबसे बड़ा महत्व रखता है। तो आपके और कोई मुद्दे हैं जिसको की चर्चा आप करना चाहेंगे? मुद्दे तो बहुत है, बट फिलहाल राम मंदिर को लेकर। अच्छा जी, मुकेश, आपकी नज़रों में चुनाव 2024 को प्रभावित किया करने वाला प्रमुख मुद्दा सब कौन सा? देखिए, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट इस चुनाव को, इस पूरा चुनाव उसकी इर्द गिर्द घूम कर चला। कांग्रेस मैनिफेस्टो लाई, उस मैनिफेस्टो में कुछ विशेष तरह का उन्होंने एक लॉन्च करने की कोशिश की, एक खास समुदाय की तरफ। और पूरा चुनाव आप देखिए, ना बेरोजगारी ना किसी चीज़ का मुद्दा पूरे चुनाव में आए नहीं।
उसका यानी मैनिफेस्टो आपका मानना है कि कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो पे इर्द गिर्द जो चुनाव चल पूरा रहा है। चुनाव का प्रचार देखिए। यानी कहने का अभिप्राय चाहे उसको कांग्रेस अपने पक्ष में करने की या कोशिश करे या विपक्ष विपक्ष में। या सत्ता पक्ष वाला उसको अपने पक्ष में उसी इर्द गिर्द के चुनाव में यानी बढ़ती हुई आपको लगा कि जो कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया वही दूसरे उसका हार का और जीत का कारण बनने का दोनों का कारण दोनों पार्टी का वही मेन। हाँ चलिए ठीक है। इसके इधर कोई और आपको लग रहा है कि बाकी मुद्दा सर कॉमन है बेरोजगारी और दोनों में अपने हिसाब से अपने पाले में करने की कोशिश जी करें। जैसे कि आपको हमारे नज़रों में ये चीज़ है कि विपक्ष के द्वारा जो भारत की जो स्थिति है, जहाँ जवान और किसान प्रमुख रहने वाले लोग हैं, तो इसके मुद्दों को मतलब मुख्य रूप से रखा गया और मुझे लगता है कि इसमें उत्प्राक सफल हुआ है दोनों मुद्दों के साथ। और दूसरी चीज़ और जो हमारे देश में जो आर्थिक विषमता है, जो हम लोग इसमें जो ज़्यादातर आबादी है वो मतलब नीचे लेवल के हैं, जिनकी मतलब जो इकोनॉमिकली कंडीशन है वो लोअर वाले हैं, तो उनके लिए महंगाई बड़ी जरूरी थी। ये विषय नहीं आपको जवान किसान और महंगाई के मुद्दे को विपक्ष ने उठाने की कोशिश की। और एक सवाल मैं इसके बाद आप लोगों के बीच में आऊँगा। चंदन ने भी बताया कि इस तरीके के मुद्दे जो आपसे बताया कि कुछ कॉमन है, मुकेश ने भी बताया अपने तरीके से। और मोहन आपको क्या लग रहा है कि चुनावी मुद्दे जो आपके सहयोगी सब बता रहे हैं ये सब मुद्दे थे या इसके अलावा भी कुछ और मुद्दे थे जो कॉमन नजर आ रहे हैं देश में? क्योंकि देखिए मुद्दे अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉमन जो मुद्दे आपको दिखाई कि जो हमारे सहयोगियों ने बताया है जो कि मुद्दे वो तो मुद्दे थे ही, इसके अलावे भी कई सारे मुद्दे थे। जैसे इस 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए दोनों गठबंधन की पार्टियां थी वो अपना अपना मैनिफेस्टो तैयार किए। इसमें अगर हम एनडीए की बात करें तो वो ज़्यादा कुछ बदलाव ऐसे नहीं किए थे, फिर भी उसने ज़्यादातर जोर 5 किलो जो राशन देने का वादा किए हैं उसी पर लड़ने का प्रयास, यानी राशन पर अपना पकवान सेकने की कोशिश की। आपको इसके लग रहा है? अलावा एनडीए पार्टी ने एनडीए गठबंधन ने जो सुरक्षा के लेकर उनका दावा रहता है कि हम सुरक्षाओं को पूरा देश की सुरक्षा को हमने जो बढ़ाया है इसको उसको भी उठाया जी। उसके बाद जो वही राजनीति करते हिंदू मुस्लिम का उस पर भी जोर देने का ये प्रयास भी किया आपको लग रहा है कि एक विषय था। यानी मोहन के अनुसार कि 5 किलो राशन, देश की सुरक्षा और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स भी इस चुनाव को प्रभावित किए हैं। अगर हम बात करें विपक्ष जो मुख्य रूप से इस बार बेरोजगारी को लेकर आगे आई है, उसमें सरकारी नौकरी का वादा किया गया है जो कि यानी बेरोजगारी और सरकारी मुद्दे मतलब बेरोजगारी से नौकरी को रोजगार फिर महिलाओं की स्थिति को सुधार के लिए जो उन्होंने वादा किया है कि महिलाओं को 1 लाख रुपया जो दिया जाएगा। ठीक है अभी चर्चा करेंगे हम इसके आगे। तो अभी कुछ मुद्दों के साथ सारे मुद्दे की चर्चा हो जाएगी। अब बगल में बैठे हैं दिवाकर को लग रहा है कि जो जिन मुद्दों को चुनाव ने प्रभावित किया है, चुनाव को प्रभावित किया जिन मुद्दों ने, लेकिन जिसकी चर्चा मित्रों ने नहीं की है उस पर अगर आपकी नजर जा रहे हैं तो आप अपनी बात करें। मेरे हिसाब से जैसे प्रधानमंत्री 2014 और 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें मतलब मुद्दा उठाते थे प्रधानमंत्री और उसका जवाब विपक्षी पार्टी देती थी, लेकिन इस वक्त उल्टा हुआ और मुद्दा उठाया विपक्ष और प्रधानमंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं। यानी आपको लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों ने ज्यादा चुनाव को प्रभावित किया। कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं। सुशांत, इस संदर्भ में आपके मत क्या है, क्या लगता है? यानी विपक्ष ने जो प्राइवेटेशन सरकार के द्वारा जो किया गया इसको भी चुनावी मुद्दा हो रहा है। आदित्य, आपकी नजरों में? मेरी नजरों में मीडिया के द्वारा जो कहा जाता है कि हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया है, तो मीडिया गठबंधन के अनुसार उन्होंने अग्निपथ योजना को रद्द करने का किया, फिर किसान में एमएसपी माफ करने और जीएसटी मुक्त खेती की बात की है, फिर महिलाओं में प्रत्येक पंचायत में एक महिला संघ के निर्माण का बात किया। यानी आपको ये सब जो मुद्दे बनाए गए हैं जिससे कि चुनाव प्रभावित हुआ है और ये एक छोटा सा बालक जिसके पास शायद अभी वक्त देने की उम्र नहीं है उसको लग रहा है कि चुनाव को इसने प्रभावित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप गुलशन, आपको क्या लग रहा है? सर, इस चुनाव में अगर देखा जाए तो मुद्दा बहुत ऐसे मुद्दा उठाया गया विपक्ष से और
यहाँ से सत्ता पक्ष से, लेकिन हमारे अनुसार सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा तो रिजर्वेशन देखा जाए, क्योंकि मैनिफेस्टो पे ऐसे बहुत से अग्निपीठ देखा जाए या किसान का जो भी है, लेकिन मामला जो जब अगर ग्राउंड रियलिटी पे आए, अगर ग्राउंड बॉटम लेवल पर आए तो जाति आधारित हमारा यहाँ पे वोट आधारित होता है, यहाँ पे व्यक्ति जाति पे बढ़ जाता है। तो ओबीसी देखा जाए तो रिजर्वेशन सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि बिहार सरकार भी आरक्षण को कुल मिलाकर के आप कह रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे भी, आरक्षण की समस्याओं को उठाया गया। और इससे पहले देखा जाए तो आधी आबादी को हर व्यक्ति टारगेट कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री का जो योजना है उज्ज्वला योजना है 2014 में 19 से देखा जाए उस बार इसकी पे रिपीट थी, लेकिन विपक्ष में भी इस बार तगड़ा, यानी कहने का अभिप्राय आधी आबादी पर सबकी नजर थी, आधी आबादी को अपनी तरफ करने की कोशिश की गई। आधी आबादी के कुछ प्रतिनिधि उधर बैठे हुए हैं। अब हम आधी आबादी वाले से पूछते हैं कि उनके अनुसार मुद्दे कौन से थे जिसको की चुनाव प्रभावित हुआ जिससे। प्रधानमंत्री हमारे वो किसान को कई सारे लाभ देने का वादा किए थे, वो एक मुद्दा है। और एक जो बेरोजगार, ये भी वादा किया था कि हम सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन इसका भी वो वादा पूरा नहीं करता है। तो ये भी वादा, चलिए आप जल्द से हम आप बताएंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री बहुत सारे सरकार में तो बेरोजगारी अभी सब यानी विपक्षियों के द्वारा वही आप वही बात करें जो अग्निवीर और चीज की चर्चा हो रही है। चर्चा इसकी मुद्दे थोड़ा सा क्लियर हुए हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी चर्चा आगे आगे हम करेंगे और शायद आपने से कि कुछ लोगों का ध्यान है उन मुद्दों की ओर, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा क्वेश्चन है, चंदन बसु आपने जिक्र किया, आपको क्या लग रहा है कि जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया है उन मुद्दों को विपक्षी पार्टी ने बहुत बेहतर ढंग से लोगों के समक्ष ला पाने में सफलता पाई है? और आप जहाँ से देख पा रहे हैं उससे आपको क्या लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों ने जिन मुद्दों की चर्चा आपने की, जिसको कि उठाने का प्रयास किया, उठाने में कितना सफल रह पाई है विपक्षी पार्टी? सफल तो सर ऐसे नहीं कहा जा सकता। विपक्ष ने जब इस बात को उठाई, एमएसपी को लेकर जब सामने आए तो फिलहाल इसका प्रभाव तो खैर जनता इस अध्यादेश को 4 दिन के बाद ये तो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो जहाँ से आप देखते हैं यहाँ से हम तो जो अध्यादेश जो है वो 4 दिन को तो खैर स्पष्ट होगी ही, लेकिन जब विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने जब एमएसपी और अग्निवीर को पूरे देश में लाए, मैं किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, जब ये पूरे देश में एमएसपी को जब लाया गया, जैसा कि सभी बच्चे भी जानते हो, हमारे सहपाठी भी जानते होंगे कि जब किसान जब दिल्ली के रोड पर उतरी थी तो उसके साथ जो प्रताड़ित किया गया, कोई वंचित नहीं हो सकते। हरियाणा के किसान जब पंजाब हरियाणा के जो किसान या देश के जो अन्य किसान जब सड़कों पर उतरे थे एमएसपी को लेकर। चंदन, इस संदर्भ में मेरी एक चीज है आपसे कि आप जिस चीजों को जितना बेहतर ढंग से कह रहे हैं, आपकी विपक्षी पार्टियों ने इसको बेहतर ढंग से लोगों के बीच में रखा है। तो वो जो हालात हुई थी दिल्ली को लेकर, उसको लेकर हमारी जो सरकार मतलब वर्तमान में जो विपक्ष सरकार है जिसको कांग्रेस हम कह सकते हैं विपक्षी गठबंधन जो इंडिया गठबंधन के नाम से अभी जानी जाती है, तो जो सामने चुनाव में लाई इसका प्रभाव पड़ेगा ये पड़ता हुआ ये प्रभाव पड़ता हुआ हम देखते हैं। और जनता में यह अभी तो जनता को जो फेस रीडिंग से पता चलता है कि जनता परिवर्तन की होड़ में है, और खासकर युवा बच्चे। यानी चंदन जहाँ से देख रहे हो वहाँ से लग रहा है कि मुद्दों को विपक्षी गठबंधन ने बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया और उसका चेहरे पे रखा। खासकर जो युवा बच्चे जो डिफेंस लाइन की जो तैयारी करते हैं, वो अग्निवीर को लेकर जो जिन बच्चों 18 साल 19 साल जो अपने अनुसार परिवर्तन करना, अपने मम्मी पापा अग्निवीर के प्रति आक्रोश झलकता है। बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा सा सर, क्योंकि एक व्यक्ति को कम से कम एक जब नेता को साधारण नेता को 5 साल समय चाहिए, तो क्या हमारे देश के जवान को 5 साल नहीं चाहिए? 4 साल से ज्यादा चाहिए, 5 साल से ज्यादा चाहिए, 6 साल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, बच गई 3.5 महीने 3.5 साल। अब जब 3.5 साल बचता है तो उसमें क्या करेगा एक युवा बच्चा? जब तक वो परिपक्व होगा तब तक उसको निकाल दिया जाएगा। और उसके पास तो समाज की मतलब सामाजिक नॉलेज हुई और ना उसको देश की नॉलेज पड़ी, उसे आधा अधूरा छोड़कर हटा दिया जाता है। बताइए इसमें ऐसे में हम विपक्ष को कैसे नहीं छोड़ सकते हैं? चंदन ने एक बात जो बात कही है कि इसको लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों ने इसको बेहतर ढंग से उभारा है, और मैं इस पर मुकेश के पास आता हूँ। मुकेश ने कहा है कि कांग्रेस जो आपकी बात थी, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था वो एक कोर में हुआ और सत्ता और विपक्ष दोनों ने उसी मैनिफेस्टो के आधार पर अपने अपने प्रचार को कर लिया। कैसे इस बात इसको थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को क्लियर करना चाहेंगे कि आखिर उस मैनिफेस्टो में क्या था जिसको कि दोनों ने उसको क्लियर करने की दोनों ने अपने अपने ढंग से उसको करने का प्रयास किया। आप सीधे किधरों बैठे। इस बीच में गांधी भी हमारे साथ डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं और बहुत बहुत स्वागत है गांधी।
हाँ। जो इस बार का मैनिफेस्टो था विपक्ष का, जो इंडी गठबंधन के नाम से, उन्होंने सबसे अग्निवीर एक योजना जो उन्होंने मुद्दा उठाया, एक आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा इस चुनाव में आपने देखा होगा। और पूरा विपक्ष संविधान बचाओ का उन्होंने एक बहुत बड़ी बात चर्चा हुई है, जिसकी चर्चा पीछे नहीं हो रही थी, लेकिन ये भी बात संविधान बचाओ की नारा उन्होंने हर रैली हर चुनाव में लगाया। संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ। मैं बहुत बारीकी से रोशनी डालना चाह रहा है कि जो भी विपक्ष या इंडी गठबंधन के समर्थक हैं या उनके मैंने 2014 से पहले संविधान में कई बार परिवर्तन हो चुका है, संशोधन होते रहे होंगे भी और आगे भी होते ही रहेंगे। अग्निवीर योजना बहुत ही सफल और अच्छा योजना, इसके पीछे हम तर्क दे रहे हैं। 17 या 18 साल का लड़का अग्निवीर में जाता है 4 साल की, उसकी लाइफ 4 साल के बाद समाप्त होने वाली है नहीं। अग्निवीर योजना सिर्फ एक बच्चे को एक ट्रेंड प्लान है कि इसको ट्रेंड किया जाए, जो आज बहुत सारे देश में ये आप जहाँ देख रहे हो नौकरी प्लान बहुत नौकरी प्लान है ही नहीं, वो ट्रेनिंग प्लान है बच्चों को। अपने श्रोताओं से और अपने साथ साथ वहाँ बैठने वाले लोगों से बता रहे हैं कि लोग जिस प्रकार से किसी चीज को पढ़ रहे हैं उसके अनुसार से अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। और आप श्रोताओं से पहले से एक आग्रह होगा कि आप किसी की बात को पहले सुने करके अपने स्तर से सोचिए कि सोचना आपको अपने स्तर से, इसमें किसी के पक्ष और किसी के विपक्ष में जाने की कोई कोशिश नहीं कर रही है, अपने अपने तरीके से लोग कर रहे हो, और यही एक सबसे बड़ा विषय होता है। हाँ जी, तो आपके अनुसार ये प्रशिक्षण अभियान, प्रशिक्षण कारण क्या है कि हम लोग के माइंड में ना एक चीज बहुत गहरा जड़ किया हुआ कि सरकारी नौकरी ही जीवन में सब कुछ है। अभी हम लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं 100 लोग में 80 लोग के माइंड में फिक्स है कि सरकारी नौकरी लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और इस हिसाब से सब सोचते हैं। अग्निवीर योजना से अगर आप मान के चलिए पटोरी क्षेत्र में कम से कम एक ही पंचायत को उठा के देखिए तो कम से कम 20 लड़के को उसमें अभी गया, 4 साल के बाद आएगा। 4 साल के बाद उसके पास कई तरह का ऑप्शन है, जितनी भी सारी संस्थाएं हैं पूरे देश की, प्राइवेट संस्था से गवर्नमेंट संस्था, सबने उन्होंने पहली प्रायोरिटी दिया। इस संदर्भ में मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, यानी जो सरकार गिनाई और जिस सरकार को लग रहा है कि आपको लग रहा है कि वो सरकार सही दिशा में, बिल्कुल सही दिशा उसमें। चलिए अब आप एक चीज होगी, और एक दूसरा क्या था कि कभी भी संविधान में आरक्षण धर्म के आधार पर था ही नहीं। अच्छा, चलिए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं थे, और इस आरक्षण के संविधान की जो मूल चीजें थी उसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान है ही नहीं। चलिए ठीक है। दूसरे और इंडी गठबंधन ने कम से कम बहुत सारे स्टेट में उन्होंने कांग्रेस की सरकार या टीएमसी को उन्होंने देना चाहा। और कुछ तीसरे जो मैनिफेस्टो में है और इसका जिक्र आप करना चाहिए। महंगाई मुद्दा जरूर थी इसमें, मगर महंगाई मुद्दा जितना विपक्ष को सही से पब्लिक के बीच रखना चाहिए था उन्होंने उस पर रखा नहीं। और यानी आपको लग रहा है कि विपक्ष को और मजबूती से महंगाई के मुद्दे को रखना चाहिए था, जिसको क्यों रख नहीं पा रहे। मुकेश का ये कहना है कि अग्निवीर योजना के संदर्भ में सरकार का जो स्पष्टीकरण है कि यह एक नौकरी योजना है नहीं, प्रशिक्षण अभियान है, और उसके ऊपर जो प्रशिक्षित हो पाएंगे उनको नौकरी, और जो अभी भी समाज में सिर्फ 20 साल 21 साल का लड़का 90%। बहुत धन्यवाद मुकेश और इंद्र जी। इस संदर्भ में मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ। आपने कहा है कि कई मुद्दे थे जो चुनाव को प्रभावित कर रहे थे, वो कौन से मुद्दे थे जो चुनाव को प्रभावित, सॉरी इसमें जो आपने कहा, मेरा सवाल है पक्ष और विपक्ष ने जिसने भी अपनी बातों को कितनी मजबूती के साथ रखा है, जिन मुद्दों को चर्चा आपने की उसमें यहाँ विषय तो है, मतलब जो मुद्दा जो पक्ष और विपक्ष के द्वारा रखा गया है उस पर ही चीजें करना कि वो अपने में कितने बेहतर ढंग से उसको रख पाया लोग। जी बिल्कुल, आप जितना तक समझ पाए। हाँ। हो सकता है कि कोई ठीक से रख भी रहा हो, हाँ। लेकिन हम उसकी ओर ज्यादा देख नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और कोई बहुत ठीक से ना रख रहा हो लेकिन हम उस पर नजर ठीक से रख ले हैं, इसलिए हम समझ बैठे हो। जैसे विपक्ष के द्वारा पहली चीजें जो है किसान के बारे में हमने जो बात करी उसका प्रमुख मुद्दा भी रहा एमएसपी, जो किसान की जो चीजें हैं उसको सरकार ने मतलब उस दृष्टि से नहीं देखा है, उसको मतलब अंडर एस्टिमेट किया गया है। तो मुझे लग रहा है विपक्ष इसमें थोड़ा सा काफी सफल हुआ है। ये आपको लग रहा है कि विपक्ष ने एमएसपी वाला मुद्दा के साथ वो सफल हुआ और उसको इसका लाभ मिलेगा। यानी आपको लग रहा है कि कुछ मतलब कि जो काम विपक्ष ने किया है उसका लाभ देख रहे हैं गति। बिल्कुल। और दूसरी चीजें जो अग्निवीर वाली योजना है उसमें विपक्ष के द्वारा ये चीजें कही गई कि भारत जैसे देश में ये अग्निवीर योजना सफल नहीं होगी, दूरगामी समय यानी भारत जैसे देश में यह सफल नहीं होगी। और सेना के सेंस में सर मतलब उसके द्वारा ये कहा गया कि जैसा समय जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, जैसा समय है टेक्नोलॉजी का, उसमें ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों की आवश्यकता है। सेना भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल हो,
तो ये 4-6 महीने की ट्रेनिंग में कोई कैसे प्रोफेशनल हो सकता है? चलिए ये बात जहाँ चाइना जैसे इनका मानना है कि विपक्षी पार्टियों ने अपनी बातों को मुझे लगता है कि बेहतर ढंग से रख पाने में सफलता पाई। ये मुद्दा जो है ये इस पॉइंट के साथ मुझे इसका भी लाभ उसको युवाओं का साथ उसमें विपक्ष को मिलता दिख रहा है। उसके लाभ मिलेंगे। फर्निस आपको क्या लग रहा है कि सत्ता पक्ष में बैठे जो सत्ता गठनित गठबंधन है एनडीए और जो सत्ता के विरोध में जो विपक्षी गठबंधन इंडिया या फिर जो तीसरे अन्य जो किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं है, इनमें से पार्टियों ने अपनी बातों को बड़ी मुखरता से बड़ी मजबूती से जनता के बीच में रख पाया हो, तो आप बताना बस कि कौन सा गठबंधन ज़्यादा बेहतर ढंग से रख पाने में सफल हुई? इससे पहले हम 2 बात बताना चाहेंगे। जी जरूर बताइए। सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस समय संविधान लिख रहे थे ना, उस समय हिंदू का वो बात नहीं किए थे। आज इस देश में हिंदू की बात सबसे ज्यादा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा बीजेपी वाले और एनडीए, इसको हम लोग सब जानते हैं किसके नेतृत्व में किस कार्यकाल में सब चल रहा है। इनका बस यही है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नाराजगी इस बात को लेकर रहती है सर, हिंदू राष्ट्र आप बना लीजिएगा, मुस्लिम सिख ईसाई कहाँ जाएंगे? सवाल यहाँ पे ये आते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है देश की समस्याएं बहुत होगी। हम अभी चुनाव चर्चा पर हम इस पर हैं कि इस चुनाव के मुद्दे क्या हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई कहाँ जाएंगे, ये जो सरकार बनेगी वो अपना सोचते हैं। दूसरी बात है ये 2024 का इलेक्शन जो हुआ, लोकसभा इलेक्शन जो हुआ, सब कुछ अच्छा रहा। कल मीडिया की बात सर हम लोग कर रहे हैं, सोशल साइड मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं। अभी के हर युवा के पास में सोशल साइड का फोन है, सोशल मीडिया का ज्ञान है, और कहीं ना अभी के हर बच्चे के नौजवान को ब्रेन वॉश किया जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा उसे पता नहीं है, टीवी के सामने वो गया नहीं, और टीवी भी किसके इशारा पे चल रही है वो कहीं ना कहीं सबको पता है। आज से कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू चल रहा था आज तक पे, उसमें बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिए थे। ग्राउंड लेवल का जो कहीं ना कहीं वो लिया जाता है ना, जाके आप जनता की बात सुन के और कहीं ना कहीं जनता को प्रस्तुत करें, वो हेलीकॉप्टर से चल रहा है। तो मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया था, बड़ा अच्छा वाला स्टेटमेंट आया था, जो 2-3 और हेलीकॉप्टर ले लेते। तो इससे ये कहीं ना कहीं स्पष्ट चल रही है, विपक्ष का बात न करके पक्ष की बात जो कहीं एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया क्या कर रही है, प्रिंट मीडिया क्या कर रही है, सोशल मीडिया क्या कर रही है, ये सवाल हमारे नहीं है। अभी सवाल ये है कि सत्ता वाले विपक्ष वाले अपनी बात कितनी मुखरता के साथ माइक पकड़कर जनसभा द्वारा, नुक्कड़ सभा द्वारा, अपने समाचार पत्रों के द्वारा या जिन माध्यमों से जनता के कानों तक, जनता के दिल तक, दिमाग तक, जहां तक भी कितना उतर पाए। सर एक डाटा देखे 110 करोड़ ऐसे आबादी है ना पूरा देश के अंदर, 110 करोड़ जिनका प्रति व्यक्ति आय की बात करें 60,000 रुपये है, और ये 30 करोड़ जो जनता बचे 140 करोड़ डाटा है, उनके पास बाकी का सारा पैसा है। उसमें 2 पॉइंट कुछ ऐसे प्रतिशत व्यक्ति हैं। आज पीपीपी की बात की जाती है, जीडीपी की बात करते हैं, हमारा देश यहाँ पे है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन सर जो प्रति व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है, जिनके घर में 5-6 वोटर है, वो कहीं ना कहीं वोटिंग करने के लिए जाते हैं, तो इस उम्मीद के साथ जाते हैं जो हमारे समाज में जो भी बेहतर किए या नहीं किए उसके लिए नहीं जाते हैं। ब्रेन वॉश किया जाता है, हम सब बोले ना ब्रेन वॉश, अभी के युवा हो, जनरेशन हो, या फिर 30+ के जो ठीक है। ब्रेन वॉश पर ही मेरा एक शब्द में उत्तर देना है। ब्रेन वॉश बेहतर ढंग से कौन कर पा रहा है? बीजेपी वाले कर। हाँ, ब्रेन वॉश कौन हो रहे हैं? ये बोले आम जनता हो रहा है। चलिए, देर से हमारे बीच में ज्वाइन किए हैं गांधी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहला सवाल तो खत्म हो चुका था आपके आने से पहले, और सवाल था कि चुनाव के प्रभावित करने वाले मुद्दे कौन कौन थे। अब सवाल ये उठता है कि आपकी नज़रों में, यानी दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि सत्ता वाली गठबंधन और सत्ता के विरोध वाले यानी विपक्षी गठबंधन, इन गठबंधन में गांधी जहाँ से देख रहा है वहाँ से किसने अपने बातों को जनता के बीच में बेहतर ढंग से रख पाया और जिसको जनता सुनने के बाद अपना वोटिंग की। सबसे पहले बता दें कि जब से चुनाव स्टार्टिंग हुआ प्रथम फेज के 2 सप्ताह पहले, मतलब चुनाव वन साइडेड है। देखिए, प्रथम फेज के 2 सप्ताह पहले तक चुनाव वन साइडेड नजर आ रहा है। और साइड बता सकते हैं वन साइडेड में? एनडीए के साइड। अच्छा, एनडीए के साइड। और वन साइडेड इतना था कि पिछले बार जो सीट गेन कर रही थी, जितना सीट थी राष्ट्रीय जन लोकतांत्रिक गठबंधन को, उतना ही सीट, मतलब उससे प्लस या उतना ही सीट तक वो गेन कर पाती। इस लगता है उस समय धार्मिक ध्रुवीकरण टाइप का
जातीय ध्रुवीकरण नहीं था, धार्मिक ध्रुवीकरण। ठीक, अच्छा, एक शब्द इस्तेमाल किया गया है कि धार्मिक ध्रुवीकरण था चुनाव के समय तक। हाँ। पहला फेज जब चुनाव स्टार्ट हुआ उसके बाद मतलब प्रचार शुरू हुई, तो जब मैनिफेस्टो लाया गया तो मैनिफेस्टो के अंदर से रोजगार शब्द गया था। और दूसरा चीज एनडीए का मैनिफेस्टो में, और दूसरा चीज था कि आपको आइडिया दे रहा है 2047 तक विकास दिखाने मैप जो होते हैं। और पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या किया उस पर कम फोकस करके अगले आने वाले सालों में क्या करेंगे उस पर ज्यादा फोकस किया। वर्तमान में महंगाई, रोजगार, तो आप लोग बता रहे थे कि 2 सप्ताह पहले चुनाव जैसे आगे बढ़ा तो उसके साथ ही मतलब जब प्रचार शुरू हुआ ना तो ध्रुव टूटता हुआ दिख रहा है, टूटना शुरू किया, यानी ध्रुव को टूटता हुआ गांधी देख रहे हैं। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि जो पोलराइजेशन हुआ था धार्मिक रूप से, यानी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कहीं उसके लिए जो हिंदू ध्रुवीकरण जैसा शब्द बना था उसको टूटते हुए आप देख रहे हैं और विपक्ष तौर पाने में सफल रही। चलिए हम इसी सवाल को थोड़ा सा आगे जानना चाहते हैं। मोहन, आपको क्या लग रहा है कि चुनाव में मुद्दों को जो बनाए गए, अपनी तरफ से तैयार किए गए, उसको किस हद तक विपक्षी अथवा सत्ता पक्ष लोगों के बीच में रख पाने में सफल है मजबूती से? निश्चित तौर पर जो विपक्षियां पार्टी थी, जो भी विपक्ष की पार्टियां थी, वो सभी ने जो मिलके अपना मुद्दा बनाई थी बेरोजगारी का या अग्निवीर योजना को खत्म करने जो कॉमन कार्यक्रम था, कॉमन उनका जो था, उसको जनता के बीच सफल रूप से रखने में रही है वो। और जहां तक बात एनडीए गठबंधन की है, तो शुरू में लग रहा था कि वो जो लोगों के बीच जाके जो वादे कह रहे हैं वो रख पाएंगे, लेकिन उनका क्या हुआ कि धीरे धीरे बात करने का या वादा करने का सारा कुछ बदलते चला गया आखिरी देश के चुनाव। जैसे जैसे चुनाव के चरण बदले उस तरीके से वादे बदले, तरीके बदले। ये कहना है आपका एनडीए वालों का, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले तो जैसे कि चुनाव के 1-1.5 महीना पहले तक मतलब एक तरफ पूरा ही लहर एक तरफ 400 पार, लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा है वैसे वैसे विपक्षी पार्टी पक्ष वाले भी अच्छा प्रयास किए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी ने जो मतलब एक साथ मिलके 37 दलों ने मिलके जो काम किया है क्षेत्रीय दलों ने, वो बहुत जमीनी मेहनत बहुत किया है। यानी मांग रहा है कि जमीनी मेहनत उन्होंने जो किया है। इसके जो 400 पार के नारे थे वो कहीं चेहरे पे कोई परेशानी नजर आ रही है, दिख रही है, एकदम पसीने आ रहे हैं। 4 जून से पहले के पसीने देख रहे हैं आप, यानी परिश्रम ने पसीना बहा दिया है। देख ये दिवाकर का कहना है। आप क्या करें सुशांत? हमें लगता है कि विपक्ष सोशल मीडिया पे अच्छा से अपना रख पाया है, लेकिन जमीनी स्तर पर एनडीए नहीं अच्छा से रख पाया अपना मत को। हमें लगता है कि 400 पार नहीं होगा एनडीए का। अच्छा, ये तो खैर आंकड़े क्या जाएंगे उसकी बात हम अभी नहीं कहेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे, सुशांत का कहना है कि सोशल मीडिया पे बहुत बेहतर ढंग से रख पाने में सफल रही है विपक्षी पार्टियां और जमीन पे रखने पाने में सफल नहीं रह पाई। चलिए इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पूर्व कई विशेषज्ञों ने बोला कि बीजेपी अर्थात एनडीए का गठबंधन, एनडीए गठबंधन के कैप्टन पार्टी ने हिंदू राष्ट्र का निर्माण का वादा करते हैं, राम मंदिर का वादा करते हैं। तो इस पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मतलब एनडीए गठबंधन अर्थात बीजेपी का जो उदय हुआ था मूलतः उसी के लिए हुआ था कि वह हिंदुओं को बचाए। अच्छा, मूलतः इनकी समझ के अनुसार बीजेपी की। खैर मैं इस संदर्भ में अपनी बात में एक समन्वयक होने के नाते मेरा कोई धर्म नहीं है कि मैं किसी के तरफ से अपने एक भी बात को रखूं, इसलिए मेरा काम तो बस केवल एक सुनना है और आप लोगों के बीच में परोसना है। तय करना आपका काम है कि कौन कितनी अपनी बातों को बेहतर ढंग से रख पाए हैं। और लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा कार्य है जो हम लोग आज यहाँ लोग बैठे हैं, ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा धर्म होता है। हम समीक्षा करें। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बीजेपी की स्थापना की थी, तो जब लियाकत एक्ट आया था तो उसमें से वो भाग गए थे इसी के लिए। देखिए बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि ऐतिहासिक प्रमाण के साथ हैं। आदित्य, थोड़ा सा मैं संशोधन करना चाहूँगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो चुका था बीजेपी की स्थापना से पहले ही, लेकिन नहीं
बीजेपी की जो पूर्ववर्ती पार्टी थी जनसंघ, उससे जुड़े हुए थे, क्षमा प्रसाद कर दीजिए। और बीजेपी को 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को आई। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देता हूँ, आप अपने कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो जो उन्होंने विशेष दिखाया कि जीएसटी मुक्त खेती, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। ये आपके नजर में बहुत अच्छे मुद्दे थे और इसे उठा कर पेपर लीक पे रोक। हाँ जी जी, पेपर लीक पर लोग आगे चर्चा होगी। पेपर लीक भी एक बड़ा विषय है और एक दोस्त कह रहे हैं कि धीरे धीरे सारे मुद्दे हमारे सामने आएंगे। और अब आप गुलशन, आपको क्या लग रहा है क्वेश्चन से कि सराउंडिंग, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन स्पष्ट है, सत्ता पक्ष और विपक्षी में किसने अपने मुद्दे को आम जनों के बीच में बेहतर ढंग से रखा है। इलेक्शन होने से पहले देखा है तो मुद्दा बीजेपी का सबसे तगड़ा मुद्दा था। उसका मुद्दा एक ही था, रिपीटेशन। जो लाभार्थी देखा जाए 2014 में और 19 में जो रिपीटेशन था उसका, कि हम क्या मुद्दा क्या था, लाभार्थी। वो हरदम फोकस था लाभार्थी, उज्ज्वला लोगों को लाभ पहुंचाए। इसी पर देखा जाए। और रही बात सबसे अच्छा, बीजेपी का एक टारगेट था कि राष्ट्रवाद, और इस पे वो फोकस रहेगा कि कैसे राष्ट्रवाद पे आना है, कि कांग्रेस अगर आ जाएगा तो क्या होगा, मुस्लिम बढ़ जाएगा। तो इसका यही माइंडसेट रहा। और देखा जाए तो पहली देखा तो स्टार्टिंग होने से पहले बीजेपी का होने का, लेकिन बीजेपी अपना पिच तैयार कर दिया गया था। और बीजेपी का पिच तैयार क्या था, नेशनलिज्म, क्या था कि राष्ट्रवाद। और कांग्रेस आ जाने से देश मजबूत हो जाएगा, पाकिस्तान परस्त वगैरह वगैरह, जो नामुमकिन है, ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी बीजेपी का ये माइंडसेट था। लेकिन जब इलेक्शन होने के बाद बीजेपी का सिर्फ पिच ग्राउंड तैयार था, लेकिन कांग्रेस वाला एक ऐसा पिच तैयार किया था बीजेपी के पक्ष, बिल्कुल। और लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का देखा जाए कि बेहतरीन सा लाजवाब कहते हैं, मतलब कहने का बस क्रिकेट की भाषा में मैं कह दूं कि ग्राउंड तैयार किसी के लिए क्या था, महफिल कोई और लूट करके जा रहा है, ऐसा कहना है। और देखा जाए तो उसमें एक ऐसा मुद्दा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लाया कि 400 पार, बीजेपी का मुद्दा क्या था, 400 पार करें। लेकिन कांग्रेस ने एक अच्छा स्ट्राइक करते ना कि जीत लगा लास्ट बॉल पे, वो बोला जब 400 पार तो संविधान बदलेंगे। जब संविधान बदलेंगे तो क्या करेंगे, संविधान तो अपना एक कांग्रेस ने इसको नहीं करने का अभिप्राय जो उन्होंने नारा दिया उसमें से ही अपने आप कांग्रेस का सबसे बड़े हम कहते हैं, हर वक्त कहेंगे कि उसका एक ही फोकस था कि रिजर्वेशन। अगर कांग्रेस बीजेपी आएगी तो रिजर्वेशन हटाएगी। और रही बात सर, यहाँ पे बहुत से लोग की बात डाटा हम भी शेयर करते हैं कि अगर सब लोग कहते हैं कि कास्ट सेंस होना चाहिए, इसमें बहुत ऐसे डिबेट है, लेकिन सत्य में कहा जाए तो कास्ट ओबीसी और जो भी रिजर्वेशन वो सत्य रहना चाहिए। इसका क्यों एक मिनट इस रिजर्वेशन बिंदु पर हम आएंगे, तब हम चर्चा तब हम आपसे राय जानना चाहेंगे कि रिजर्वेशन क्या हो नहीं हो, और रिजर्वेशन के संदर्भ में जो बातें हैं वो कितना भ्रामक है और कितना यथार्थ से भरा है, इसकी चर्चा होगी। निश्चित वो सवाल दूसरे होंगे। तब तक चौहान भाई से, चौहान भाई आपकी नजरों में सत्ता में सत्तारूढ़ पार्टी मुद्दे को, अपनी 10 वर्षों की उपलब्धि को कितना गिना पाई, या विपक्षी 10 वर्षों की नाकामियों को कितना लोगों के बीच में रख पाई, संक्षेप में उत्तर देंगे। जैसे सर 2014 और 2019 के जो लोकसभा थे उसमें मोदी के नाम पर चुनाव लड़े गए, और 2019 में ये 23 में भी 24 का उसमें जो 23-24 नाम लड़े गए लोकल असेंबली और थोड़ा जोर से बोलिए। ठीक थोड़ा जोर से बोलिए। ऑडियंस की का कहना है कि 2014-2019 की बात तो सुनाई दे दिया, 24 वाला सुनना चाहते हैं। 2024 का जो भी चुनाव हुआ, इस बार चुनाव हुआ 2024 का, उसमें शुरू में तो मोदी लहर था, लहर था, धीरे धीरे उठने के बजाय कम गया, ये कहना है आपका। यही से बस इसी से जैसे मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है जो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या लग रहा है कि चुनाव की जो आम चुनाव पहला चरण शुरू होता है, 7 चरणों में संपन्न होता है, धारा बही थी, धारा को अपने पक्ष में करने की कोशिश में कौन सा गठबंधन, या मेरे सवाल को 3 तरह से देखने की कोशिश करेंगे। क्या धारा किसी एक के पक्ष में बनी है, धारा किसी के पक्ष में नहीं थी, अपनी काबिलियत से अपनी बहादुरी से किसी ने उसे अपने पक्ष में बहा लिया है, और जब 4 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तो धारा किस पक्ष की ओर लाभ को बढ़ता हुआ कहती हुई नजर आएगी। इस प्रश्न के साथ आप होंगे अपनी अपनी बात को रखेंगे। प्रश्न समझ गए? चुनाव पूर्व में धारा कॉन्स्टेंटली दोनों से कह सकते हैं तटस्थ थी, किसी ओर झुकी नहीं, किसी ओर बह नहीं रही थी, या किसी ओर बह रही थी, किसी ने अपने बहादुरी से अपनी ओर खींच लिया, या समान दूरी पर थी,
जिसको कि लोग अपनी अपनी काबिलियत से, अपनी अपनी ताकत से अपनी ओर खींचने की कोशिश की गई। कितना किसने खींचने की कोशिश की, और जितना खींचने की कोशिश की गई, इसी से तो स्पष्ट फिगर बनेगा। खींचा पाया कि ना खींचा पाया, इसी से फिगर बनेगा। चौहान भाई सर, जैसे पिछले 4-5 इलेक्शन हुए लोकसभा, और इस बार जो हुआ है वो बिल्कुल पूरी तरह से हुआ है। इसमें मेरा जो अनुभव है 2009 के लोकसभा से मैं परिपक्व रूप से मैं जान पाया लोकसभा इलेक्शन के बारे में। उस टाइम से जो 2024 का जो इलेक्शन है ज़्यादा मतलब क्लोज फाइट, मतलब विपक्ष भी अपने मतलब इस तरह से अपनी बातों को रखता है जो सत्ता पक्ष उसका मतलब काउंटर नहीं कर पाया। जी। हम अपने विशेषज्ञों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आप अपनी बातों को जल्दी में रखेंगे और कम समय में रखेंगे, इसलिए आप अपना माइंडसेट क्वेश्चन को देख करके तैयार रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि बड़ा क्लोज 2009, 2014 से 2019 से ज़्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट देख रहे हैं आप इस चुनाव को। शुभम, यानी एनडीए को आप देख रहे हैं कि ज़्यादा बेहतर ढंग से रख पाई, और एनडीए की ओर झुकता हुआ ये चुनाव आपको दिख रहा है। चलिए चंदन बसु, क्या लग रहा है आपको? धारा एक जैसी बह रही थी, धारा किसी पक्ष में थी, उसको अपनी ओर खींच पाने में सफल हो पाई है, क्या होगा? क्या अगर आपके सवालों का जो धारा परिवर्तन की बात करें तो धारा परिवर्तन होगी, बिल्कुल। यानी आपको लग रहा है कि पहले धारा बह रही थी किसी और? धारा जो बह रही थी 2019 और 24 तक, चुनाव से पहले एक महीने पूर्व तक वो जो 400 पार की बात, यहाँ पर मुझे देहात की कहावत याद आ गई, बच्चे जन्म नहीं लिए खिलौने की तैयारी हो चुकी। तो बच्चे जब जन्म नहीं लिए तो फिर खिलौने कहाँ से आए? तो ये जो हवा उठी थी, धारा परिवर्तन सब सुनिश्चित है। इंडिया गठबंधन 70 और 30 में चलेगा, 70 में इंडिया गठबंधन, 30 में बाहर। यानी आपको आपके अनुसार लग रहा है कि 70% धारा को इंडिया गठबंधन ने अपनी ओर करने की कोशिश किया और इसमें सफल रही। और हम इसके आधार पर आपसे पूछेंगे विश्लेषण भी बाद में कि कोर्स में कि डाटा कैसा होगा 543 का। अभी फिलहाल तो फर्नीस के पास आते हैं। आपके मित्र ने बताया है कि 70% इंडिया ने अपने पक्ष में, क्या लग रहा है आपको? सर, काबिल दोस्त ने एक बात बहुत अच्छी बताई जो 70-30 का है। मैं आपको स्पष्ट करूं, जब ये राष्ट्रीय पार्टी और राजकीय पार्टी का बिखरा सारा हर स्टेट में था ना, एकत्रित करने का कार्य जो है, जो मुख्य आदमी नीतीश कुमार जी का गया था। शॉर्ट ट्वीट पे आए थे, ये भी बोले थे प्रधानमंत्री रहेगा। अभी तो विपक्ष वाला ये तय तक नहीं कर पाया है प्रधानमंत्री। ये चर्चा होगी सर ठीक। और दूसरी बात यहाँ पे ये है जो 70-30 की बात चली है, ठीक है, मैं मानता हूँ सब कुछ लहर है। पहली चरण से लेके 25वीं चरण तक दूर तक विपक्ष वाले नहीं है, ये सच्चाई है। 6ठा-7वां चरण में बिल्कुल है, ऐसा नहीं है जो नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है, ग्राउंड लेवल पे उन्होंने मेहनत अच्छा खासा किया। जन हर गांव मतलब कार्यकर्ता लोग जो भी, आपको लग रहा है बहुत देर कर दी हुजूर आते हैं। हाँ, 6ठा-7वां में आकर के आए, प्री प्लानिंग बना था, ये सच्चाई है। चंद्र बसु ने कहा है कि 70% हम अपने पक्ष में हैं, और इन्होंने कहा आए तो सही 70% पहुंचा, लेकिन 6ठा-7वां में हाँ, 6ठा-7वां। मुकेश, आपको क्या लग रहा है कि धारा कॉन्स्टेंटली दूरी पर बहती रही, एनडीए के पक्ष में रही, एनडीए से दूर चली गई, या कुशलतापूर्वक किसी गठबंधन ने उसे अपने ओर कर पाने में सफल हुई? देखिए, धारा लगभग इंडिया के पक्ष में थी। इसके पीछे जो कारण है, मेन कारण क्या है, कोई भी वर्ग या कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन पार्टी है, कोई लीडर का देखता है। पब्लिक क्या होता है कि कोई डिलीवर कौन करेगा। अच्छा, किसी भी पब्लिक माइंड, हाँ, डिलीवर कौन करेगा, ये आएगी सत्ता में तो हमें बेनिफिट्स है। जैसे 4 वर्ग मान के चलिए कि एक बहुत निम्न वर्ग जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रही है, एक है निम्न वर्ग और एक एलिट वर्ग है। एलिट वर्ग को लगा कि 370 हट गया, राम मंदिर बन गया तो ये परफेक्ट है, राष्ट्रवाद इसमें अच्छा, तो एलिट वर्ग ने उसको कुछ, हाँ, 370 हटा, उसके लिए काफी मतलब हुआ कि ये कुछ कर सकती है। और राम मंदिर भी वर्ग को तो जो रोजगार से मतलब ही नहीं, और जो निम्न वर्ग है जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उनको लगता है कि जो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, एक उज्ज्वला योजना है, शौचालय बन गया, तो उनको लगता है कि ये बोलेंगे। जो विपक्षी जो है कि पब्लिक के माइंड में एक फिगर की करप्शन किए हुए हैं, कई पे केस है, जिन पे भरोसा है वो सब लोग किसी न किसी कारण से जेल का यात्रा कर चुके हैं, तो वो विश्वास अभी तक नहीं जीता। और मोदी जैसा नेता उनके नहीं, अगर कोई नेता होता उनके समकक्ष
तो चुनाव को इधर गिर्द घुमाया जा सकता है। यानी आपको लग रहा है कि अगर उनके समकक्ष कोई अगर लीडर का यानी कोई चेहरा अगर बना पाए विपक्ष सफल होता तो शायद ये मामला बहुत क्लोज जाता। मगर अभी जो सरदूरी है 10% एक सवाल है जो इंद्रजीत को इससे मैं जोड़ना चाहूंगा। पहले तो आपसे सवाल ये है कि पहले 70% मतलब 21 और बढ़ते देखो, लेकिन इसी से एक क्वेश्चन है। मुकेश ने एक चर्चा किया है निम्न वर्ग और एलिट वर्ग, परंतु इतिहास कहता है कि क्रांतियां ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोगों से हुई है। तो मध्यम वर्ग ये जो चुनाव है इसको मध्यम वर्ग प्रभावित कर पाएगा, कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? और पहला तो आप ये बताएंगे, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? देखिए क्रांति तब होती है जब उनको लगता है कि ये हमारे खिलाफ काम हो रहा है। बहुत अच्छा, ठीक है, क्रांति ऐसा कुछ लग रही है। जैसे क्रांति कोई भी चीज की हमें ये चीज व्यवस्था नहीं है, असंतोष है, हमें डिस्टर्बेशन हो रहा है, सब प्रशासनिक व्यवस्था जो है सब जगह अच्छी है। केंद्र सरकार में अभी हम लोग 13-14 मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी हृदय में बहुत बड़ा क्षोभ नहीं था, किसी प्रकार का असंतोष नहीं था, इसलिए बहुत बड़े परिवर्तन की छोटी सी बात हम सर हम 2010-11 से यात्रा करते ही रहते हैं, तो हम लोग हमेशा जब यात्रा में तो पहले हमेशा होती थी कि ट्रेन में बैठते ही कि बैग में ध्यान से देखिए बम हो सकता है। अब 15 के बाद सर हम अभी तक नहीं देखी बैग में बम हो सकता है। चलिए, बैग में बम नहीं हो सकता है, बैग में बैगन की बात है, बैग में बम नहीं हो सकता है। धन्यवाद। हम ये मतलब सर ऐसा है कि विपक्ष सत्ता में भले रहा है, लेकिन उसने जो किया है उसे लग रहा है कि जो विश्वास जो मतलब लोग उसको जनता पर जो विपक्ष के साथ होना चाहिए उसमें वो काफी सफल देख रहे हैं। और ये जरूरी चीज है। इंद्रजीत को अगर पीठ थपाने का अवसर मिले तो विपक्ष ने अच्छा किया। शाबाश विपक्ष। मैं तो कह ही रहा हूँ सर यार कोई अच्छा लीडर होता तो कमिटमेंट और किया जा सकता है। महत्वपूर्ण चीजें हैं इस बार सत्ता पक्ष को अगेन मतलब सत्ता में आने का कारण जो है ये लीडरशिप तो है, दूसरी चीजें। और मुझे जो लग रहा ना कि इसकी जो मैनेजमेंट है यह एक तरीके से केवल चुनावी मैनेजमेंट नहीं करा, एक तरीके से ये कंपनी मैनेजमेंट और ये वर्षों का प्रयास होता है। और समझ लीजिए विपक्ष की तैयारी जहाँ से मतलब जो इंडिया गठबंधन जो ब्लॉक बना वहां से शुरू हुई थी। मुझे लग रहा है उससे पहले कोई ज्यादा लोगों में विश्वास भी नहीं था, विपक्ष ये भी नहीं सोच रहा था कि आप ज्यादा कर पाएंगे, लेकिन इसमें ये सफल रहा। और जो चीजें 10-15 साल पीछे से जिसकी प्रबंधन चल रही है उसको तोड़ने में मतलब थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जो आधार पर हार किया गया है बिल्कुल और इस तरीके से मुझे लग रहा है कि देश में लोकतंत्र की जो चीजें रह गई थी पहले वो थोड़ा सा विश्वास के दायरे में आया है लोकतंत्र और इस बार शानदार थे। गांधी आपकी नजरों में विपक्ष बधाई। तो विपक्ष के लिए उतना आसान नहीं था, लेकिन हमको क्या लगता है जैसे एक पहाड़ को तोड़ने में लोग को वक्त लगता है। जिस समय कांग्रेस की सरकार इंडिया मतलब उस समय यूपीए गठबंधन की जो सरकार थी उस समय उतना मुकम्मल सीट के साथ नहीं थी, कम सीट के साथ। अभी जो है 353 सीट के साथ पहले सरकार है एनडीए का इससे पहले, तो उसको डेंट करने में उस समय लगा है। डेंट हो जाता, लेकिन एनडीए गठबंधन संसाधन और संगठन दोनों रूप से बहुत ज्यादा मजबूती जो इंद्रजीत जिस विषय को रखना चाह रहे थे उसी विषय की ओर गांधी कहना चाह रहे हैं कि जो एनडीए गठबंधन का जो अपना एक मुद्दे ही एक तरीके से कहा जा सकता है विपक्ष जीता है, मतलब ये कहा जाता लगा है उसमें। हाँ, ये नहीं कह सकते हैं कितना लगा, मतलब नहीं ये भी नहीं कह सकते कि हम ये कह रहे हैं डेंट लगा है, ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार में नहीं आ सकती है। ये यानी आप इसी स्थिति में नहीं और निर्णय की दशा में। चलिए, आपको क्या लग रहा है विपक्ष को केवल अच्छी से नहीं लड़ना पड़ा वरन कि विपक्ष को लड़ना पड़ा है कुछ संसाधनों से, कम साधन से मजबूत संसाधन वाले के लड़ना पड़ा है? आपके बगल में बैठे गांधी भैया बता रहे। मोहन, आपको क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर है कि जो एनडीए गठबंधन है उसके पास साधन और संगठन दोनों मजबूत हैं, लेकिन हम जहां चुनाव को देखते हैं तो जो मतदान होता है, जो मतदाता मतदान करते हैं तो वो लगभग 3 से 4 पार्ट में बटे होते हैं। कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो केवल विचारधारा देख के वोट करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए उनको कुछ मतलब नहीं है। जो उनका विचारधारा है, जो पार्टी को समर्थन करते हैं उनको वोट देंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो देश में क्या सही चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, इस हिसाब से वोट करते हैं।
कुछ होते हैं जो बदलाव की दृष्टि से करते हैं। तो इस बार जो है निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनेगी, इसलिए हम एक मिनट हमारे अगले प्रश्न का उत्तर दें। एक मिनट सर। हाँ जी। इसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर मजबूती के साथ अपने मुद्दों को लोगों के बीच रखा है। लोगों के बीच मोदी से नाराजगी है, परंतु उससे गुस्सा नहीं है लोग कि हाँ इसको हटाना है। नाराजगी है, परंतु नाराजगी उस सीमा तक नहीं गई है कि अब मुझे नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि कोई ऐसा दूसरा लीडर नहीं मिला जिसको लाना है। बस वही इस नाराजगी को कह सकते हैं कि एनडीए कोई तुम चाहत हो मेरी, है ना, लेकिन तुमसे जितना चाहा था उतना पूरा तूने नहीं किया, ये कहना है। इस तौर पर हम कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार है कि हाँ जो मुद्दा विपक्ष ने रखा है इससे ये जरूर होगा कि कुछ सीटें बढ़ेगी और वोट प्रतिशत निश्चित रूप से वोट परसेंट और इन चीजों का। एक सवाल, बस इसी सवाल के साथ दिवाकर चंद मिनटों में अपनी बात को रखेंगे। मिनटों को सेकंडे में समेट करके सोचिए कि धारा किस ओर बढ़ी, कितना बढ़ी धारा? तो सर फर्स्ट और सेकंड फेज में जब एनडीए की तरफ थी, कोने बगल जी दक्षिणावर्ती की बायां मतलब दक्षिणावर्ती एनडीए की तरफ थी, लेकिन जब ये मतलब फर्स्ट फेज में जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा एक और आया ना मुद्दा, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया, थर्ड फेज और प्रभावित करना शुरू किया। उसके बाद यूपी में जो प्रभावित किया, जैसे मायावती का संजय सिंह को हटाना और मतलब एक दूसरी मायावती को जो बैकफुट पे आना पड़ा, उसके पीछे जो वहाँ के बैकवर्ड के लोग थे वो समझ गए कि मतलब उनका बीटी सच में बीटी है मायावती, और ये कहीं ना कहीं संविधान बदलने की बात कर रहे हैं और वो वोट कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। यानी आपको लग रहा है कि थर्ड और फोर्थ फेज जब आया, सेकंड फेज के बाद जो फेज हुए हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, इस फेज में वोटर को ज्यादा अपनी ओर कर पाने में सफल रहे हैं इंडिया वाले। बस ठीक, इंडिया वाले सफल हो पाए हैं। सुशांत आपको क्या लग रहा है, आप सहमत हैं इन लोगों से या फिर असहमति? कुछ हद तक सफल होगा है। आदित्य सर, मैं सभी विशेषज्ञों से कुछ हद तक सहमत हूँ, क्योंकि जो एनडीए के जो लीडर हैं नरेंद्र मोदी, चाहे कोई भी मैनिफेस्टो रखे, उनको परोसना कैसे है, उनके अंदर में एक गुण बहुत अच्छा है। चाहे कैसी भी चीज हो, उनको अंतरात्मा से सभी को जोड़ देते। यानी आपको मानना है क्या कि इस तरीके की कहीं चीज थी और इसको थोड़ा सा जो मैनेजमेंट है इंडिया गठबंधन को और थोड़ा पहले से और बेहतर ढंग से करना चाहिए था? कांग्रेस का जो उन्होंने निजी तौर पे भारत जोड़ो आंदोलन के तहत उन्होंने भी लोगों को बहुत लोगों को जोड़ पाने में सफल रहे हैं। उनका जो एक मैनिफेस्टो है जो हम पाकिस्तान से संधि करेंगे और मतलब दोस्ती करेंगे, उसके कारण उनका जो वोट कमेगा, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान से दूरी रहना। और इस चालक में जो अवरोध उत्पन्न हुआ, यही हुआ कि चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आप अपने श्रोताओं को और अपने साथ बैठे विशेषज्ञों को एक बात बताना चाहते हैं कि आदित्य, उधर पिंकी और अन्नू, ये सब के आदित्य चूंकि अभी क्लास 10th क्लास का स्टूडेंट है और इसमें बैठा है, और पिंकी भी क्लास 10th की ही है, वो बैठी है, तो हो सकता है कि उसके पास के जो आंकड़े हैं वो कहीं से अध्ययन के द्वारा लिया गया है, परंतु उसमें कुछ अपना विशेष रूप से चिंतन नहीं हो पाया होगा। इसलिए हमें उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। फिर भी आदित्य बहुत बहुत बेहतर ढंग से आपने अपनी बातों को रखा है। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सर, अगर देखा जाए तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिससे कोई व्यक्ति सेकुलरिस्ट नहीं है जो बता सकता है कि भारत किस तरफ, लेकिन यहाँ पे फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर करेगा पोजीशन गवर्नमेंट, और वहाँ का फैक्टर इस बार सबसे ज्यादा अगर फैक्टर देखा जाए तो किसान आंदोलन एक प्रभावित रहा। आप देखा जाए तो फर्स्ट फेज में आप सबसे पहले देखिए 102 सीट पे वहाँ पे इलेक्शन हुआ और राजस्थान सबसे इफेक्टिव रहा, क्योंकि सर वहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र है, बीकानेर देखा जाए और एक ऐसे बहुत जगह है जयपुर के, वहाँ पे किसान आंदोलन प्रभावित रहेगा। तो देखा जाए तो फर्स्ट फेज रहा तो हम कहेंगे तो, और यहाँ पे और आप साउथ में चला जाए तो वहाँ डीएमके बहुत इफेक्टिव रहा,
डीएमके और कांग्रेस का एक कोलिशन एक बहुत इससे पहले भी इफेक्टिव रहा। लहर जहाँ 2019 में जहाँ बीजेपी का लहर था वहाँ भी डीएमके अच्छा किया। नहीं दक्षिण की ओर आप बता रहे की बात तो फर्स्ट फेज में तो बेहतरीन अच्छा रहा है। और देखा जाए सर फर्स्ट में एज अगर माना जाए तो उसमें इफेक्टिव और रहा जाए तो आप यूपी का बात करें, यूपी में अगर देखा जाए तो 10 सीट बीजेपी का था, लेकिन इस बार हमें उम्मीद लगता है क्योंकि वहाँ पे बीएसपी का वोट परसेंटेज हमको लगता है 0 पे आउट हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो बी टीम बन गया। बी टीम होने का कारण बहुत ऐसे रहा, इसे कारण बहुत इफेक्टिव। तो वहाँ पे इससे पहले अगर जो भी बीएसपी का अगर कैंडिडेट जीता तो एसपी के गठबंधन के, लेकिन इस बार इफेक्टिव करेगा फर्स्ट फेज। अगर आ जाए सेकेंड फेज तो देखा जाए तो सेकेंड फेज और थर्ड फेज कहा जाए तो इसमें मुद्दा उछालने की बहुत और एक जातिवादी मुद्दा। समय की सीमा को देखते हुए केवल हमें ये देखना फेज बाय फेज इतना कहा जाए तो नेक टू नेक दिल्ली में देखा तो एक स्वाति मान इफेक्ट रहा। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो बीजेपी का एज है, लेकिन लास्ट होते होते एज है। ओवरऑल बताइए, केवल ओवरऑल बताइए इसके पक्ष में। फर्स्ट टू फर्स्ट रहा तो एनडीए इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है और सेकंड थर्ड फोर्थ नेक टू नेक है और फोर्थ फिफ्थ में देखा जाए तो इंडिया का एज है और सेवेंथ में देखा जाए। यानी आपने इसे 3 चरणों में वर्गीकृत कर दिया है, पहला दूसरा में एनडीए, बाद वाले में 3 4 5 जो देख रहे हैं उसमें मतलब कि दोनों इसमें और लास्ट वाले में इंडिया। ये आपकी बात है। पिंकी आपको क्या लग रहा है? सर मेरे अनुसार जो बीजेपी है वो अपने उत्तर भारत में तो अपना प्रभाव डाल चुकी है, फैला चुकी है, लेकिन वो दक्षिणी और पूर्वोत्तरी भारत में वो अपना प्रभाव फैला नहीं पाए। तो मेरे अनुसार इंडिया यानी लग रहा है आपको कि उत्तर और पूरब में बीजेपी की पक्ष की ओर यानी एनडीए पक्ष में बह रही है और उन्हें बगल दूसरे विपक्ष में बह रही है। यानी धारा को 2 रूप में बांट करके देख रही है, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम की ओर अलग अलग तरीके से देख रही है। आप क्या अनु कह रही है? दक्षिण और हाँ कुछ हद तक पश्चिम। यानी अब देखिए अब हम उस सवाल पर आ रहे हैं जहां थोड़ा सा आपको गणितीय गणना की आवश्यकता होगी। गणितीय गणना की आवश्यकता होगी। 543 सीट किस गठबंधन के हाथों कितनी सीट, किधर कितनी होगी तो हम आपके अनुसार पूछेंगे, लेकिन किस गठबंधन के हाथ में कितनों सीट आप दे रहे हैं? अपने सवाल सब लोग समझ गए होंगे। 543 सीटों में एग्जिट पोल के अनुसार नहीं बोलना है, अपना एग्जिट और एग्जैक्ट तो खैर बाद में आएगा। हमें एक अनुमान लगाना है कितने सीट पर एनडीए, कितने सीट पर इंडिया और कितने सीट दूसरे के हवाले। उधर से अनु 350 दे रही है एनडीए को, और इंडिया को कितना देंगे आप? वो जो बता सब इसी को, और बाकी टीएमसी और को कुछ। अच्छा चलिए ठीक है, वो एनडीए के लिए कुछ स्पष्ट है, बाकी के लिए नहीं स्पष्ट हो पाई है। पिंकी आपको क्या लग रहा है? इंडिया को होगा और जो बची बाकी है 40% वो एनडीए को नहीं, वो बीजेपी को अन्य को, यानी 40% में एनडीए और अन्य है। 60% सीट बता रही है पिंकी कि इंडिया को है और 40% सीट चलिए अच्छी बात है। गुलशन आंकड़ा को थोड़ा वृत्त चार्ट में, पाई चार्ट में और अन्य चार्ट से हटा करके केवल 3 चार्टों में 3 दिशा में वर्गीकृत करें। इससे पहले नॉलेजमेंट का एक बात बता रहा हूं सर, चाहिए एग्जिट पोल के रिलेटेड है। तो सबसे पहले एग्जिट पोल को सर भी बताएं कि एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल नहीं माने, तो ये मैथ का है तो भाई इज नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट पोल। और क्यों कि सर इसका एक लॉजिक बता रहे हैं कि अगर देखा जाए इतिहास भी इसका कहता है कि एग्जिट पोल हमेशा एग्जैक्ट नहीं रहा है, मतलब कभी सही कभी गलत रहा। सर हम बताते आते हैं आपको 1999 में देख लीजिए, उसमें एग्जिट पोल में बता रहे हैं। एक मिनट, एग्जिट पोल के हिस्ट्री क्यों नहीं थे? अपना एग्जिट बताइए, अभी आप अपना बताइए, अपना बताइए इतिहास क्यों नहीं, अपना गणित क्या कहता है, समझ रहे ना? हम हमारे श्रोता बड़े प्रबुद्ध होते हैं और वो जान जाएंगे कि एग्जिट पोल का हिस्ट्री कितना सही रहा है नहीं रहा है। तो मेरा एग्जिट पोल अगर देखा जाए तो मेरा हेड टू हेड है, लेकिन एज हम देंगे इंडिया गठबंधन
बिकॉज अच्छा इंडिया गठबंधन को कितना परसेंट से ये बताइए? 51, 48। मेरा अपना है, कोई एग्जिट पोल किसी का देखा नहीं, लेकिन मेरा अनुमान लग रहा है कि इंडिया गठबंधन का 274 के 85 के नजदीक 274 से 285 हो सकता है। 274 से 285 बात को बंद करेंगे। 274 से 285 इंडिया गठबंधन हो सकता है मेरा, इसमें बायस बस आदित्य 274 से 285 इंडिया गठबंधन। आप सर मेरे अनुसार 51% से 52%, यानी 300 से प्रतिशत में है आप, करेक्शन में नहीं लाएगा। 300 के करीब ही मिलेंगे। और दूसरा जो प्रभावी गठबंधन रहेगा वो कांग्रेस, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी है वो यानी गठबंधन में आइए केवल बस। आपको क्या लग रहा है किसको लीड कर रहे हैं, एनडीए या इंडिया? एनडीए। आप शशांक? एनडीए को 300 से 315 के रूप में आप देख रहे हैं। इंडिया के लिए क्या देंगे? 125 के आसपास रहेगा। और आप? ये तो 4 जून के बाद स्थिति साफ 2 जून की बात मैं कर रहा हूँ। 4 जून के बाद जो होगा सो होगा। अरे सपना देखना है तो कम क्यों देखें? मतलब कौन सी जो इंडिया के साथ है वो इंडिया के साथ जा सकती है, और जो इंडिया के साथ है वो एनडीए के साथ जा सकती है। देखिए एक मिनट मैं बता रहा हूँ। हर परीक्षार्थी जानता है कि परीक्षाफल परीक्षा के बाद ही आएंगे, परंतु परीक्षा की तैयारी करने वाला तैयारी करते वक्त तो सोचता है ना कितना लाएंगे। और अभी तो परीक्षा भी हो गई है, तो कोई पूछेगा तो बताएंगे ना कि भाई कितना लाएंगे, पेपर कैसा गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिस्ट्री ज्योग्राफी में कितना मारे हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किस तरीके से ठोके हैं, तो उसके अनुसार बताइए कितना ठोका रहा है। हम तो मतलब बस इतना ही बोलेंगे कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होगी, जिसका मतलब सीट 250 तक गया है। सरकार में नहीं, सरकार में नहीं है बीजेपी सत्ता। बीजेपी अब एक सवाल है, बीजेपी के जो गठबंधन है टूट भी सकते। चलिए अब यानी 250 में ये दिवाकर ने एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया है, जिसकी चर्चा आप लोगों के बीच में हम करेंगे। फिलहाल तो मोहन आपसे। एनडीए को 290 प्लस रहेगा। एनडीए को 290 प्लस रहेगा। इंडिया का 220 प्लस। ब्रायन लारा का 400 टूटने वाला नहीं है। लारा का स्कोर, लारा का रिकॉर्ड रहेगा, ब्रायन लारा का रिकॉर्ड रहेगा। अब आ गया बताइए आप। गांधी इंडिया का 260 से 275 260 से 275 एनडीए का देख रहे हैं, और इंडिया 240 से 260, यानी इतना क्लोज दोनों का सरकार तो एकदम बल्कि लग रहा है कि बहुत उलट फेर होने वाला है। 4 जून के बाद महासंग्राम अदर्स का भूमिका ना बहुत ज्यादा रहेगा। संभव है कि एक बार फिर से एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जैसे व्यक्ति की प्रधानमंत्री का आ जाए। चलिए ये कहना है गांधी का कि संभावना बनती है कि 4 जून के बाद तपन और बढ़ जाए, सियासी गलियारों में थोड़ा गर्मी बढ़ जाए। आपको क्या लग रहा है इंद्रजीत, आपको क्या लग रहा है? ये सर स्पष्ट बहुमत जो है एनडीए को मिल रहा है। हाँ, ये तीसरा मतलब जो है 13% के आसपास होगा, 300 के आसपास होना चाहिए। और तीसरी बार भी, हाँ तीसरी बार भी। और विपक्ष 200 प्लस, आपको 200 प्लस। मुकेश एनडीए का जो आश्चर्यचकित रूप से रिजल्ट आएगा, आश्चर्यचकित 420 से प्लस है। 420 प्लस, और ये हंसने की बात नहीं है, 420 प्लस है, क्योंकि कोई बात नहीं है। ये हंसने की नहीं, अगर ये हंसने की ही बात है तो आज भर के लिए। और डेटा उस हिसाब से स्टेट वाइज इतना सीट आना ही है। ये मैं आपसे पूछ लूंगा 420 का आंकड़ा कैसे हो, मैं पूछ लूंगा। फिलहाल तो मैं फर्निश आंकड़ा भी बड़ा अच्छा बताए हैं मुकेश भैया ने, 420 जी। आगे बताइए फर्निश। पिछली बार के कंपेयर में देखा जाए ना तो इस बार फिर से सरकार आ रही है तो तय है 340 प्लस है, 340 350 के बीच में है। लेकिन गठबंधन या बीजेपी जी बीजेपी। सर दूसरा ये बताइए सर, ये कांग्रेस का जब तक डाटा आ रहा है ना, या एनडीए का सर, इंडिया का इंडिया का जो डाटा आ रहा है बार इतना इससे ज्यादा तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ बेहतर जो है ना कहीं ना कहीं अदर का आ जाएगा। जैसे बिहार की सरकार, हाँ बिल्कुल, यानी अदर्स को बेहतर देगा, इंडिया से ज्यादा बेहतर तीसरे को देख रहे हैं। नहीं बेहतर नहीं देख रहे हैं सर, सीट जरूर है, लेकिन कोई जगह पे इफेक्टेबल जो है कहीं ना कहीं इंडिया को चोट पहुंचाने का अदर वाली चंदन वसु। अब देखिए बहुत सारे लोग तो अलग अलग तरह से बोल रहे हैं, और अभी गांधी भैया ने तो एक अलग से ही धारणा, मतलब एक संदेह पैदा कर दिया है कि पीएम कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन अदर्स की भूमिका सरकार में हो सकती जी। आगे सर, जहाँ तक सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात है तो उसको 3 फेज में बांट सकते हैं जी। कांग्रेस,
बीजेपी और अदर्स। यानी एनडीए, इंडिया एंड अदर्स। जी बिल्कुल, जैसा कि गांधी भाई ने बोला कि विपक्ष में हो या पक्ष, जो भी सत्तारूढ़ दल पार्टी बनाए, विपक्ष की भूमिका अहम होने वाली है। यानी तीसरा जो आप देख रहे हैं उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण और रही हमारे साथी भैया के बाद उन्होंने कहा 420, तो खैर ये इनका अपना डाटा है, स्वागत है आपके डाटा का, लेकिन मैं बता दूं, आप भी लिख कर रख लीजिए, 420 तो असंभव है। फिलहाल जनता परिवर्तन की होड़ में है और ये परिवर्तन निश्चित है, ये मेरा अपना मानना है। आपका आकलन के अनुसार आप गांधी से सहमत हैं? सर, इंडिया जो गठबंधन है वो कुल सीट 300 साढ़े 300 के बीच में लाएगी इंडिया गठबंधन कुल मिला, और बाद बाकी जो सीट में वो एनडीए को जाएगा और विपक्ष में जो यानी आप स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन को सत्ता में आते देखते। जी बिल्कुल। यानी चंदन बसु की माने तो 350 सीट इंडिया गठबंधन की आ रहे हैं। मुकेश भैया की माने तो इन्होंने ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को खतरे में डाल दिया है। और वही अन्य के मामले में गांधी भैया का आकलन है कि सरकार बड़ी मुश्किलात में बनने वाली है और सरकार के ऊपर एक खतरा हमेशा बना रहेगा। कोई भी पार्टी बहुत बहुमत से सरकार नहीं बना पा रही है। वही दिवाकर का मानना है कि सरकारें ठीक से किसी की बनने वाली नहीं है ना। और कुछ लोग मान रहे हैं कि कम सही लेकिन सत्ता में लौट रहे हैं नरेंद्र मोदी। आप उधर? मेरे अनुसार एनडीए 315 से प्लस आएगी और 228 में इंडिया गठबंधन। चलिए आगे आप। मैं इस बार का जो चुनाव देख रहा हूँ इसमें बहुत क्लोज देख रहा हूँ। एनडीए का हो सकता है कि वो बहुमत न भी ला पाए और इंडिया गठबंधन भी बहुमत नहीं ला पाए। और तीसरा जो अदर अलायंस है जैसे एनसीपी अलग चुनाव लड़ रही है और भी महाराष्ट्र की जो भी क्षेत्रीय पार्टी जो है शिवसेना और टीएमसी भी अलग से लड़ रही है। तमिलनाडु में बीजेपी से हट करके एआईडीएमके भी लड़ रही है। ये सब के पास भी मतलब सीट जा सकती है और अच्छी खासी सीट जा सकती है। हो सकता है जो बहुमत न मिले एनडीए को भी और इंडिया गठबंधन। यानी आप भी देख रहे हैं कि बहुमत से दूर एनडीए भी, बहुमत से दूर इंडिया भी। कई विचार के लोग यहाँ बैठे हैं, विशेषज्ञ की अपनी अपनी राय है। कुछ कह रहे हैं बहुमत एनडीए से भी दूर, बहुमत इंडिया से भी दूर। कुछ कह रहे हैं बहुमत के बहुत पार एनडीए, कुछ कहते हैं बहुमत के बहुत पार इंडिया, और कुछ कहते हैं बहुमत के करीब करीब, दोनों दलील के करीब में हैं। कुछ इधर वाला जो जोरन दे दे उसका पूरा। और एलान जो है तो उसका है जो अगर इंडिया गठबंधन उसको अपनी तरफ खींच पाती है तो इसका सरकार। जी चलिए एक इस परिचर्चा में एक सवाल दूसरा से हट कर, यानी कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सवाल थोड़ा आम चुनाव से हट कर के है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था का सवाल है। हमारे भारत जैसे देश में, लोकतांत्रिक देश में बहुदलीय व्यवस्था को आप किस रूप में देखते हैं? यह लोकतंत्र में आम चुनाव के समक्ष मुसीबत पैदा कर रहा है, या आपको लग रहा है कि एक सुंदर व्यवस्था है जिसमें हम में से किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि चंद कुछ लोग मिल करके कोई दल खोल लें और अपनी भाग को आजमाएं? तो इसको आप लोकतंत्र की खूबी या लोकतंत्र की खामी के रूप में देख रहे हैं? कितनी खूबी कितनी खामी, या खूबी तो खूब खूबी या खामी तो खूब खामी? इन सवालों के साथ होंगे और अपने अपने विचारों को चंद पंक्तियों में समेटने की कोशिश करेंगे। आप बताइए पहले ये लोग। मैं सर अच्छा ही देख रहा हूँ, इससे बहुत सारे व्यक्तियों को एक राजनीतिक अवसर मिलता है। आपकी नजरों में अच्छा है, अवसर मिलता है और समाज को सेवा करने के अच्छा शुभम आप रूप से मिलता है। मैं इसे खाने के रूप में, जैसे बड़े-बड़े देशों में अमेरिका में जो भी पार्टियां रहती है, यानी इसको लग रहा है आपको आपकी खामी है। चलिए चंदन, आपको क्या लग रहा है अपने देश में बहुदलीय व्यवस्था किस तरह? ऐसे अपनी देश की लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था की बात की जाए तो ये ठीक है। अगर अदर देश से कंपेयर करेंगे तो यहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें बहुत सारी खामियां, एक दो नहीं बहुत। लेकिन बहुदलीय व्यवस्था को आप, लेकिन बहुदलीय व्यवस्था हमारे देश में लोकतंत्र में मैं बेहतर मानता हूँ। इससे यह होता है कि हो सकता है जो दो सत्ता पार्टी जो परिपूर्ण रूप से मजबूत हो और वह गलत करे तो एक अदर व्यक्ति आकर के रूप में आकर अपनी भूमिका पेश करके और समाज को बदलने की चेष्टा करता है। यानी कहने का अभिप्राय है कि बहुदलीय में एक व्यवस्था ये भी होता है कि आपको थोड़ा सा तानाशाही होने से रोकने की चेष्टा वो करता है।
और इसके इस दृष्टिकोण से मुझे बहुदलीय पार्टी खासकर हमारे भारत के लोकतंत्र चलिए, अभी आपने एक चर्चा किया कि अपने देश के लोकतंत्र में कई खामियां हैं। क्या कोई ऐसी खामी है जिसको कि आप एक खामी कोई बता सकते हैं? जी बिल्कुल गुरुजी, अगर अदर देश की तुलना में अगर चुनावी दृष्टिकोण से अगर लोकतंत्र में खामियां देखा जाए तो इसमें जो पद दर पद आसीन है, ये तो सबसे बड़ी यहाँ की लोकतंत्र की खामियां, सबसे बड़ी खामी है। अच्छा। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति एक बार चुनाव जीत लेता है तो वो तब तक पद पर न रहे, और रहती है तो वेतन मिलता है तो ठीक है, न रहने के बावजूद भी अगर उसे सैलरी मिलता है, इससे हमारे देश को अगर कहा जाए तो बिना मजदूरी का पैसा देना। अच्छा, ये आपको बहुत बड़ी खामी नजर आ रही है। बिल्कुल। चलिए, अब बहुदलीय व्यवस्था मेहनत करता है और तब मिले तो वो ठीक है, वो जायज है, वहां तक चलता है। यही कारण जो हमारे साथी ने बताया कि अमेरिका की तुलना में 2 पार्टी चुनाव लड़ लेती है। इनको मैं बता दूं कि वहां जब तक व्यक्ति पद पे रहता है उन्हें सैलरी दी जाती है, उसके बाद उनको सैलरी बंद कर दिया जाता है, फिर आपने मजदूरी कीजिए और फिर आपका घर चलेगा। ये हमारे लोकतंत्र में अगर यहाँ हो जाए तो देश की जो आधी आबादी का पैसा नेता खा जाता है, उससे हमारे देश में बहुत सारे फर्निश बहुदलीय व्यवस्था देश की बहुदलीय सही है। हाँ। लेकिन सर इसका एक कमी हम निकालते हैं। हाँ। बड़ा अच्छा बिहार के अंदर खास करके ये चीज हम देखे हैं। जनता तो चुन दिया बहुदलीय है, ये ना पक्ष से ना विपक्ष से अलग आया, इसे वोट करते हैं, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में जाएगा, अच्छा अच्छा स्पीच करेगा या अच्छा अच्छा काम करवाएगा, जो XYZ जो भी है सर। लेकिन सच्चाई है ना, जो बड़े बड़े केंद्र में बैठे हुए पक्ष सत्ताधारी है खरीद लेते हैं, चाहे जो भी बात। जैसे हम ये पिछले कहीं ना कहीं AIM का देखे, ओबीसी साहब बिहार में 11 सीट पे इलेक्शन करवाए, RJD साहब जो भी करके वो। दूसरी बात क्या होता है, तो वहाँ के आदमी के अंदर नाराजगी आ जाती है, क्योंकि उन्होंने एक अलग चीज देखा। उसके अंदर आज बिहार के अंदर मनीष कश्यप बहुदलीय का घोषणा किए, बीजेपी का चमचा बन के, जो XYZ जो भी हो, मैं पर्सनली उन पे नहीं जाऊंगा, वो बन के तैयार टारगेट करना। तो कहीं ना कहीं सर ये चीज जीत के वो तो चले जाते हैं, या हार के जाए जीत के जाए कहीं ना कहीं, लेकिन सच्चाई है वहाँ की जनता के बीच में सर तकलीफ वो कर देती है। अच्छा, तो इसलिए ये चीज ये नहीं हो रहा है। बहुदलीय की खामी आप बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, मुकेश साहब को क्या लग रहा है, बहुदलीय व्यवस्था देश की अच्छी खूबी है या फिर इतना दल बहुत लोकतंत्र? सर देश में बहुदलीय व्यवस्था है क्या? तो परिवार का सब पार्टी है, कोई भी एक बीजेपी छोड़ के कोई ऐसी पार्टी बताइए जिसका बाप का बेटा नहीं चला रहा। एक पार्टी का एक मिनट सब परिवार का पार्टी है, बाप का कंपनी चला रहा है। एक मिनट, मैं सवाल मेरा ये नहीं है, मेरा कोई मतलब उससे नहीं कि वो परिवार वाली पार्टी है। नहीं, बात है जिसके पास संतान रहेगा वही ना अपने संतान अच्छा हो रहा है, कोई डिबेट कोई ना हो। चंदन, हम परिवार किस परिवार की बात कर रहे हैं, कौन सी संतान है? अमित शाह को देख लीजिए, उसके बेटा को बॉल फेंकने का लोग BCCI का सचिव है। ये तो पहले से माइंडसेट आ गया है, तो आजाद रहती है। चंदन एक मिनट मुकेश, इस बात को एक मिनट इसको आपने सर सवाल क्या परिवार एक मिनट चंदन, संपत्ति 16,000 गुना बढ़ गया सर। चंदन एक मिनट रुक जाना बस। आप इस स्टेटमेंट को वापस लेकर के 420 इंडिया हम 4 दिन में देखिएगा ना, वो अलग चीज संपत्ति देख लीजिए, चंदन की बात करते हैं। चंदन इस बात को चलिए, आपको परिवार और इनकी चीजें नहीं, ले लिए वापस। गांधी भाई, गांधी की बात को तो मानना पड़ेगा भैया। नहीं, गांधी जी की बात नहीं मानेंगे, पूरा देश मानता है, हम कैसे नहीं मानेंगे। चलिए एक मिनट, अच्छा चलिए, इस एक हादसे की स्थिति आई और अच्छी बात है, लोकतांत्रिक पार्टी बहुदलीय हो, उसमें कहीं कोई समस्या। चलिए ठीक है, लोकतंत्र में बहुदलीय व्यवस्था आपके लिए खामी नहीं है। आप बताइए। आप जैसे बहुदलीय अगर व्यवस्था की बात अगर भारत के सेंस में किया जाता है, तो अगर इसके इतिहास को देखा जाए तो उतना सकारात्मक रिजल्ट नहीं रहा है, या मतलब अस्थायित्व तो नहीं दे पाता है। यानी आपको लग रहा है कि लोकतंत्र को थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल मेरा मानना है कि अगर भारत के सेंस में बहुदलीय स्थिति सरकार अगर बनती है, अगर इसको एक खामी से अगर गुजर जाए, जैसे अस्थायित्व अगर रह जाए, तो मुझे लगता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बेहतर हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी, आपको क्या लग रहा है बहुदलीय व्यवस्था? हमको लगता है कि ये अच्छी व्यवस्था है और लोकतांत्रिक ढांचा को मजबूत करती है। लोकतांत्रिक ढांचा को मजबूत करती है। चलिए, आप बहुदलीय व्यवस्था मतलब अच्छी व्यवस्था है।
होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश ही बहुभाषी है, अलग अलग देश में अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं, तो विविधता के कारण बहुदलीय व्यवस्था अच्छी है। आपका कृपया बातचीत इसको नहीं करेंगे, हो गई बात, हो गया चंदन, कोई बात नहीं, इस चीज को चलो। बहुत अच्छी है, परंतु मतलब इसमें कुछ खामियां हैं, जैसे कि कोई दल को मैंडेट मिला किसी के साथ और वो फिर चला जाता है किसी और के ये तो दल बदल की बात है, और इसको रोकने की कोशिश संविधान के द्वारा संशोधन करके किया भी गया है, दल बदल विरोधी कानून भी लाए गए हैं। आगे सुशांत, आप सर अच्छी व्यवस्था है भी लेकिन नहीं भी, चलिए अच्छी भी है भी और नहीं भी है। इसके रहने के कारण एक होता है परिवर्तन ही संसार का नियम है, जब ज्यादा टीम रहेंगे तो परिवर्तित होते रहेंगे। हम मानते हैं कि अगर कोई आया तो लाभ नहीं पहुंचा, विजेता बदलते रहेंगे, उसके बारे में जाने भी तो नहीं कि खराब था कि अच्छा। चलिए ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के अलावा श्रेयस अय्यर को भी आईपीएल मिल सकता है। चलिए हाँ बोलिए। ऐसा क्वेश्चन है ना, जैसे आपको टाइम देना पड़ेगा इस क्वेश्चन में यस और नो में जवाब नहीं दे सकते। जी नहीं दे सकते। कहेंगे क्यों, आपको हम रीजन बताते हैं। आप अगर फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, वहाँ पे सिंगल पार्टी का है, उसका ज्योग्राफिकल देखा जाएगा, इकोनॉमिकल देखा जाएगा, सोशलिज्म देखा, ऐसे बहुत चीज है उस पर देखा। और क्यों, उसका एक उदाहरण बता रहे हैं। और बताइए, एक समुद्र में अगर समुद्र में एक शिप जो भी जहाज अगर फंस जाएगा, उस पे बताइए उस समय हम किसको, जो भी वहाँ पे मेरे इंजीनियर वहाँ पे जो उसको सबसे तेज हो, किसको हम वहाँ पे बैठाएंगे। ये नहीं कि जिसका पार्टी दो पार्टी का पोजीशन है, नहीं, जिसमें सबसे चालाक तेज हो उसको हम देंगे। नहीं, क्यों देंगे, क्योंकि वो हमको बाहर निकाल देगा। इसलिए देखा जाए तो एक तरह से वहाँ पे सही है, और वहाँ पे हम अपने देश में सही नहीं, तो कास्ट और सेंस ये सब देखेंगे तो वहाँ पे क्या भारत कल डूब जाएगा। इसी तरह से देखा जाए तो ये यस नो में जवाब नहीं दे सकते। उसका ज्योग्राफिकल और हर डिस्ट्रिक्ट, भारत का भूगोल जानते हुए क्या लग रहा है, भारत के स्तर से देखा जाए तो एक यहाँ पे सही है, सही है। चलिए यानी भारत का भूगोल और भारत की विशेषता, भारत की संस्कृति से बहुदलीय व्यवस्था सही है। क्योंकि एक शब्दों में, एक वाक्य में अनु। और लास्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मेरा धन्यवाद आप लोगों के प्रति कि आपने यहाँ पर आकर के इस डिबेट को किया। मैं दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, लेकिन पहला सवाल इस संदर्भ में है। चौहान भाई उधर से शुरू करेंगे। क्या भारत में प्रधानमंत्री बनने की सीमा, बनने के टर्म्स निर्धारित किए जाएं? क्या प्रधानमंत्री बनने के टर्म्स निर्धारित किए जाएं? ये सवाल अगर है, टर्म्स निर्धारित हो लोकतंत्र, टर्म्स मतलब 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, या फिर ये पीछे क्या हुआ वो नहीं देखना, आगे की सोचना है। हम पीछे नहीं जा सकते। 47 से लेकर 2024 तक की बात नहीं। आप भविष्य में आप पॉलिटिक्स संभालेंगे, आप देश के कर्णधार होंगे। आपकी नजरों में क्या लग रहा है कि क्या पॉलिटिकल टर्म निश्चित किए जाएं शीर्ष नेताओं के, शीर्ष नेताओं के नहीं, शीर्ष पद के, शीर्ष पद के टर्म्स निश्चित किए जाएं या ना किए जाएं? उत्तर अपने अनुसार जल्द में। टर्म निर्धारित किया जाए इस सेंस में कि कितने, 2 3 4 दो टर्म ठीक है। जैसे कोई भी पार्टी के जो प्रमुख लीडर होते हैं, उसमें अगर उनका अच्छी पकड़ है तो बार बार होते रहते हैं, और उसमें उतना क्वालिटी नहीं होता है जो उस तरह से मतलब देश को डेवलप दे सके और सही दिशा प्रदान करे। यानी 2 टर्म निश्चित हो जाने चाहिए। आप 2 बार उसमें एक व्यक्ति को 2 बार पीएम बनने का, 2 बार प्रेसिडेंट बनने का अधिकतम मौका होना चाहिए। आप बताएंगे। उसके बाद कब बदलना चाहिए पार्टी, कोई भी उसे मतलब नहीं, आप अपना चेहरा बदलिए। आप चंदन इस संदर्भ में क्या सोचते हैं? शीर्ष नेताओं के सब जहाँ तक पद की बात है तो उसको 5 वर्षीय बेहतर हम मानते हैं, यानी एक ही टर्म में। बिल्कुल, क्योंकि जब 5 वर्षीय में अगर वो काम बेहतर करता है तो स्वाभाविक बात है जनता उसी की पार्टी को लाएगी, तो वो अपना दूसरे को बनाए। लेकिन जब वो दूसरा पद पे आसीन होगा तो एक नई सोच और नई उम्मीद के साथ लाएगी कि जब इसने बेहतर किया तो मैं इससे बेहतर करूं ताकि हमारी पार्टी एक बार फिर से बने। यानी आप चाहते हैं कि वहाँ एक ही टर्म? जी बिल्कुल, वहाँ एक ही टर्म हो और समान आपसे बारी-बारी से मिलते चला। यानी पार्टी आए, पार्टी तो एक ही आती रहती है, लेकिन व्यक्ति चेंज है। अवसर मिले सब जी, खासकर बुद्धिजीवी हो उसको, और पद में सर एक चीज और हासिल कर दिया जाए ना, खासकर मेरे दृष्टिकोण से
वो जो बड़े शीर्ष पद होते हैं जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या राष्ट्रपति चाहे वो सब बड़े बड़े पद पे, तो इसमें एक लोकतंत्र में ऐसे अलाउड नहीं है। लेकिन अगर एजुकेशन को ऐड कर दे, जो पीएम वही व्यक्ति बन सकता है जिसके पास मिनिमम ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन इस संदर्भ में थोड़ा सा एक बड़ा सा विषय है चंदन कि डिग्री कैसे, नहीं एक और बात है यहाँ पर, एक सवाल और भी है। एजुकेशन तो सही है, परंतु एजुकेशन कहाँ से? ये तो एक बड़ी बात है। एनडी कॉलेज से देखा पासपोर्ट और गोल्डन डिनोमिनेशन का एक से तो एजुकेशन हो जाता है। नहीं मतलब थोड़ा उसमें भी एक एजुकेशन का, बिल्कुल मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। थोड़ा सा मजाक के लिए कहा, नहीं मजाक में कहा कि बहुत सही बात है, लेकिन एजुकेशन कहाँ से कैसा हो? एक बड़े पद पर सर अगर मूर्ख व्यक्ति बैठ जाए तो दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत है। देश भी थोड़ा सा अपमानित होता है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, बहुत सारी चीजों का। दूसरी बात है, आप जब कुछ बात बोल रहे हैं तो ठीक से कोई बोल नहीं। अब जैसे कि अगर थोड़ा सा बस 1 मिनट समय लेंगे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय, आज तक इन्होंने कभी, इनको मैंने देखा नहीं कि मीडिया से रूबरू, इनको जब भी हमने देखा वो कहते मन की बात क्या दुनिया में, किस दुनिया में रह रहा है? ठीक है, अभी जो देख रहा है उसके अनुसार। विगत 5 वर्षों की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, 10 साल के कार्यकाल में 81 इंटरव्यू। चलिए अभी फिलहाल चलिए अब 1 मिनट उसकी अपनी अपनी चीजें हैं। और कुछ एक और बात है, मैं अपने प्रभुत्व की विशेषज्ञों से एक कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आदत डालें सुनने की भी, और कोई बात नहीं, कभी कभी निगेटिव भी सुनना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एक साल बस 5 वर्ष, बस 1 साल का, एक के बाद। चलिए आप बताइए मुख्य, सॉरी फरनीश पहले। सर ये मेरे काबिल दोस्तों ने एक बात बताए, बहुत अजीब से सुन लेते, फिर बताएंगे सर इसका भी जवाब। टाइम तो होना चाहिए। ये मतलब सबसे बड़ी याद आती है ना प्रॉब्लम सर, ये मन की बात हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी हो सर, इसमें बहुत अच्छा सर आज मिला चौथा स्टेप जिसे हम मीडिया को मानते हैं ना, मुझे लगता है मेरी बात एक सुन लीजिए। मुझे लगता है कि हमारे कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो थोड़ा सा किसी की बातों को दिल पे ले लेते हैं। यहाँ कुछ दिल पे लेने की बात नहीं है, दिमागे से केवल उत्तर देना है, बहुत ज्यादा दिल से लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आप ऐसे, हालांकि मैं आप सबों के दिल की दिल को बहुत सैल्यूट करता हूँ कि दिल तो ऐसा है भाई, ये दिल पर आ जाए। हाँ जी आप सर अटेम्प्ट 2 है, दो बार, लेकिन सर एक सेकंड सर, अटेम्प्ट 2 है, लेकिन इन्होंने मन की बात के तो उसमें छोटा सा बात बता देते हैं। आज की अदालत से लेके ललन टॉप से लेके ये सब सर 60-70 मिलियन वाले हैं वहां जाके, और वो भी ऐसा नहीं है जो अकेले 3-4 बैठे हुए हैं। अरे मेरी इच्छा तो है कि मेरे करते हैं, लेकिन आप सबों से मेरा एक अनुरोध होगा कि एक बार मुझसे भी डिबेट करवा दीजिए। तो कितना सुंदर, मैं थोड़ा सा सोचता कि कितना मेरा भी थोड़ा सा हो जाता कि एक तो आसपड़ोस हो जाता। इसीलिए मीडिया का रैंक 161 स्थान है। एक मिनट, गुलशन नए युग का एक मिनट, आप सच्चाई है, इसकी बारी खत्म। सर सच्चाई है, सारा एजेंसी सारा मीडिया नेता जो सत्ता पक्ष में चल रहा है, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी सच्चाई है कहीं ना कहीं उनके सारे सर एक चीज जानना चाहिए सर, छोटा आपका समय समाप्त। मुकेश से अगर समय लेंगे तो आप मुकेश का समय जाएगा। मुकेश आप बताइए। सर देखिए इसमें क्या है ना, टर्म 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, सहमत, 2 होना चाहिए। जैसे अगर टर्म की बात किया जाए तो इसको मतलब बिगड़ सिनारियों में समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि हम जिस देश में है वो विकासशील देश है, और यहाँ 1 टर्म 2 टर्म नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि 3 टर्म होना चाहिए। 15 उसके अलावा ये मतलब ये मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन उनके प्रश्न को मैं समझता हूँ कि मुझे कहना चाहिए। ये पॉलिटिकल पोस्ट पर होने का, ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट होने की आवश्यक्ता नहीं है। वो एक अलग चीज मुझे लगता है कि मूर्खता और वो एक डिबेट का विषय है, वो एक अलग सा डिबेट का विषय है, और उस पर मुझे लगता है कि वो विषय चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि मुझे तब 2 चीजों की परिभाषा समझनी पड़ेगी। पहले एक पॉलिटिकल एजुकेशन क्या होता है, इसको भी समझना पड़ेगा, तब तो उसकी एक अलग बात है। आपके अनुसार टर्म हम टर्म्स को बाध्य नहीं मानते हैं। जनता जब तक एक्टिव रहेगी, यानी जितना जब तक आप सक्रिय और जनता जब तक आपका विश्वास टर्म मुक्त, ये परिवारवादी वाला बात होती है। सर जनता नहीं, आपसे सुना चुके हैं, आप शांत, फरनेश शांत वापस ले चुके हैं, कैसे भी आप वापस ले चुके हैं। हाँ चलिए, गांधी ने टर्म मुक्त पद का कहा कि कोई टर्म का पद पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आप
टर्मबद्ध नहीं रहना चाहिए, लेकिन आयु सीमा एक निश्चित की जाए कि आयु सीमा निश्चित हो, टर्म निश्चित न हो। वाह, इन्होंने कहा, ध्यान देंगे, इन्होंने कहा कि टर्म निश्चित न हो, आयु निश्चित हो। आप टर्म के मतलब टर्म मैक्सिमम 2 होने चाहिए और आयु भी मतलब निश्चित होनी चाहिए। आप टर्म निश्चित नहीं होना चाहिए, ना आयु जितना मन में हो उतना होना चाहिए, खुल के जियो। आप इंद्रजीत भैया के पक्ष में जाना चाहूँगा। इंद्रजीत भैया के पक्ष में जाना चाहूँगा। 3 जब होता है क्या होता है कि जब पहला बात में जो अपना खेत में भाई जाल में करेगा, दे दिया जाता है, कैसा भी मान है, सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं ना? कह रहा है कि खेती में खाद तो डाल देगा, उसके बाद यहाँ जो समझना है, जैसे अगर ये देश विकसित होता, अमेरिका जैसे देश, तो 2 टर्म होना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि वो 5 साल में फिर से कोई भी गठबंधन का सरकार बना तो अगर उसने बीच में गड़बड़ी की तब तुरंत तत्कालीन इलेक्शन होना चाहिए। चलिए आगे। सर, इसमें अगर हम बताएं, एक होना चाहिए और एक होना चाहिए उसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए पार्ट। एक बार सरकार बन जाने के बाद अगर जो भी गृह मंत्री जो भी पोर्टफोलियो मिला जाए तो उससे अलग, सरकार से अलग हो जाना चाहिए और एक रिटायर कर देना चाहिए, एक बार की बात। और उसमें एक नियम ऐड कर देना, उसमें एक ऐड क्या कर देना चाहिए, उसी व्यक्ति और मिलेगा जो रिटायर हो जाने के बाद पेंशन मिलेगा उसके लीडर क्वालिटी पे, और जो क्वालिटी पे पेंशन, क्वालिटी पे मापेगा कौन क्वालिटी, मापदंड इस तरह से तैयार किया जाएगा। अगर उन्होंने इलीगल काम किया है उनको नहीं मिलना चाहिए, और जो अच्छा काम किए हैं और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वाह, क्या बात है, इलीगल काम किया तो पेंशन बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज है कि तय करने वाला भी लोग को पता है, पता चलेगा जो सत्ता में आएगा वही खरीद जाएगा। चलिए एक मिनट अपनी बात लोग रख रहे हैं। पिंकी एक मिनट कृपया साथ होंगे। एक कम आवाज की बच्ची बोल रही है, पिंकी, हाँ बोलिए। 2 टर्म होना चाहिए। हाँ चलिए आप 2 टर्म और 1 लिमिट। चलिए सबसे पहले समय एक अपनी गति से चलते रहता है और हमारी इच्छा थी, 2 कारण से इस डिबेट को किया गया था। एक कारण तो यह था कि हम आप लोगों के साथ थोड़ा सा मिलना चाह रहे थे, और दूसरा यह कि एक जागृत समुदाय का कर्तव्य होता है कि अपने इस क्षेत्र में कुछ भी हुआ हो तो उस पर नज़र रखे और उसके बाद उस पर अपनी राय बनाए भी और उसे जानने की कोशिश करें। और साथ ही आजकल मैं आए दिन जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव के दौरान जब मैं खास करके 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चों से मुलाकात होती थी और उनसे जब मैं साधारण सवाल सा पूछता था कि देश में लोकसभा के सीट कितने हैं, लोकसभा का काल कितना होता है, तो जब इसके उत्तर नहीं मिल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं हमारी जो शीर्ष पीढ़ी है, वरीय पीढ़ी है, वह अपनी निष्क्रियता के कारण इसे पता नहीं। तो इसका उद्देश्य केवल ये नहीं था, इसके उद्देश्य केवल ये नहीं थे कि हम इस पर चर्चा कर लें कि सरकार में एनडीए आए या इंडिया आए। सरकार जिसकी भी हो 4 जून की, 4 जून के बाद जिसकी भी सरकार हो, सरकार भारत की हो, सरकार हमारी हो, सरकार हम सब की होगी और हम सब जीते होंगे। हम अपनी इच्छा से अगर विपक्ष में वोट दिया तो हम जीते हुए हैं, लेकिन अगर हम अपनी मानसिकता को गिरवी रखकर अगर वोट दिया है किसी को तो हम जीत कभी सकते ही नहीं है, हम हारे। तो हमारी जीत तो इससे कभी होती ही नहीं है कि ऐसा हमारा वोट जीत जाए, हमारा वोट आलोक मेहता को, हमारा वोट नित्यानंद राय को, वो वोट जीत जाए, वो आलोक मेहता और नित्यानंद राय किससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने आलोक मेहता के प्रति अपना मत बनाया और आलोक मेहता को ही वोट दिया तो उसी समय मैं जीत गया, मेरा मत जीत गया। अब उस वोट से को पाकर आलोक मेहता जीते या हारे। इसलिए लोकतंत्र में पहली झार आपकी तब होती है जब आप गिरे हुए मानसिकता से वोट देते, बिके हुए मानसिकता के साथ वोट देते। दूसरी बात है, पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। यदि पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं हुआ तो मैं लिख के दे देता हूं, साइंस का, सोशल का, किसी क्षेत्र का, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, किसी तरीके की तरक्की नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सब के सब राजनीतिक छाये में, राजनीतिक साये में ये सब वृक्ष उगते हैं, विकसित होते हैं, फलित होते हैं, पुष्पित होते हैं और उसका हम रसास्वादन करते हैं।
इसलिए हमारा धर्म है कि इस तरीके का चिंतन, इस प्रकार की परिचर्चा होनी चाहिए। अभी एक चर्चा हुई कि चैनल भी क्यों है, कौन रोका है आपको? चैनल खोल लेंगे हम लोग, इसी चैनल पर बुलाए करके, यहां तो कम से कम हो सकता है ना। हम तो इसीलिए तो मैंने कहा था कि अपना अपना बोलिए। देखिए, बराबर आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, एक छोटी सी घटना बराबर कही जाती है, बड़े बड़े मोटिवेशन में कहे जाते हैं। लगी जंगल में लगी हुई आग को जब चिड़िया बुझाने चली थी तो उधर से हिरन आ रहा। हिरन ने पूछा, पागल सब लोग, आग लगी हुई है जंगल की, उस जंगल से भाग रहे हैं और तुम जंगल की ओर जा रही हो। भागते हिरन ने सवाल जब किया तो चिड़िया कही, चिड़िया के चोंच में पानी था। हिरन ने कहा, बेवकूफ, मूर्ख, तेरी मूर्खता पर मुझे हंसी आती है। तेरे इस चोंच के पानी से इस जंगल की भीषण आग को बुझाया जा सकता है? चिड़िया बोलती है, निश्चित ही नहीं बुझाया जा सकता। जंगल की आग हमारे इस चोंच के पानी से नहीं बुझाए जा सकते, लेकिन इतिहास जब आज की तारीख का लिखा जाएगा तो तुम्हारी गिनती भागने वाले में होगी और मेरी गिनती बुझाने वाले में होगी। और इसका मैं जानता हूं कि इस चंद्र इंटेलेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट के छत पर ऐसे 4 लोगों को बैठाकर विशेषज्ञों का दर्जा देकर इसमें से शायद कोई पॉलिटिकल विशेषज्ञ ना बन पाए, लेकिन कम से कम कल की पीढ़ी जब निहायत ही निकम्मी और राजनीतिक चीजों से बिल्कुल अनजान होगी, तब कम से कम उमा सर पर यह आरोप नहीं लगेगा कि इन्होंने अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं की थी। भले ही एक नन्हा सा व्यक्ति, एक कम जानकार वाले व्यक्ति को ही सही छत पर बुला के कहा था तुम विशेषज्ञ, और दूसरी को कहा था कि तुम कम से कम सुनने की कोशिश करो। ये कोशिश हमारा धर्म है, मानव धर्म है, हमारा राष्ट्र धर्म है। हम एक देश के नागरिक होने के नाते हमारा धर्म होता है कि हम नागरिकता को समझें, हम राष्ट्रीयता को समझें, हम कर्तव्य को समझें, हम अधिकार को समझें और उसे दूसरे को समझाएं। जब तक ऐसा नहीं होगा, मैं जहां तक अपनी बात तो मुझे रखनी नहीं थी, लेकिन मैं अपनी ओर से एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, जिस प्रकार के लोकतंत्र के जिस आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, वहां हमारा मत पर कहां रहा है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। हमें तो अपने उस आधार को ही पहले उठाना पड़ेगा। हमारी जीत और हार तो बहुत दूर की चीज है। अभी हम में से कौन सा हारा है, कौन सा जीता है, इसका तो पता ही किसी को नहीं है। अगर आपको हमारी बात ज्यादा बेहतर समझनी हो तो 12th क्लास के स्टूडेंट अब हिंदी पढ़ते कहां हैं? कोई विषय पढ़ते ही नहीं हो तो बातें हटा दीजिए। लेकिन आप ही के क्लास में किताब है, सॉरी एक पाठ है 12th क्लास में पढ़ना, जीत हार जीत, समझ रहे हैं ना? एक बार आप उसे पढ़ करके देखिएगा कि मूर्छक वो जो बजाने वाला है वो कौन जीता है, जनता किसकी जयकार कर रही है, कुछ पता नहीं है। फलाना पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे, कौन जीता है कुछ पता नहीं है। बेवकूफ को किसी ने आकर बता दिया है और जीत हारा हुआ व्यक्ति यहाँ किसी का जीत का पता का लिए घर है। तो कहीं कहीं अगर हम उस कहानी को, उस कविता को पढ़ते हैं और कहीं कहीं जब उस कविता को हम जमीन पर ला करके देखते हैं, हम भी इसी तरीके से जब पूछा जाता है विधानसभा किसे कहते, विधानमंडल किसे कहते, सदन किसको कहते, संसद किसको कहते, सदन संसद कार्यकारी का एग्जीक्यूटिव किसको कहा जाता है, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, सबसे अनजान लोग कहते हैं हमारी पार्टी की। ये पार्टी भी आपकी है, किसने बताया? चचा पप्पा ने, गांव के नेता। तो आप पहले सीखिए, समझिए, जानिए और गर्व से कहिए कि ये मेरी पार्टी है, क्योंकि उस पार्टी का मत मैं जानता हूं, उस पार्टी का विचार मैं जानता हूं, उस पार्टी के मैनिफेस्टो से मैं परिचित हूं, उस पार्टी के सोच से मैं परिचित हूं। तब ना जब उस पार्टी में कोई खामी आएगी तो आप अपने पार्टियों के विरुद्ध भी बोलना लोकतांत्रिक बात है। अपने घर में आंख बंद करके अपने मां बाप का समर्थन कर देना गैर लोकतांत्रिक होता है। और एक बात और ध्यान रखना, किसी विषय पर क्रॉस कर देना ऐसा नहीं होता है कि यह पिता माता या किसी का अपमान होता है। सीधे तौर पर सबको स्वीकारते जाना भी अपराध होता है। इसलिए हमें
इस तरीके से एक परिपक्व मस्तिष्क, एक ऐसा मस्तिष्क जो कम से कम इस पर एक थोड़ा सा इस पर विचार कर सके, इसके लिए मैंने आप लोगों को बुलाया था और आप सबों ने ये समय दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूँ, आप सबों के प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ। और साथ साथ एक आग्रह करेंगे, आज तक, कल तक, परसों तक अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए हम खड़े रहें। 4 के बाद हमारी सरकार होगी, हमारी ही सरकार होगी, भारत की सरकार होगी। हम उसी से अपेक्षा रखेंगे कि वो अगले 5 साल देश के लिए बेहतर करें, लेकिन हम उस पर भी अपनी नज़र रखते रहें और हम राष्ट्र की धारा का हिस्सा बने, हम राष्ट्र से दूर न करें। देश जब 140 करोड़ 150 करोड़ लोग जब इसे संवारने के लिए निकलेंगे, तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं कि कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर के नहीं कहेगा कि हमने देश को संवारा है। तब हम सब कहेंगे 150 करोड़ लोगों ने इसे मिलकर संवारा है, इसको सजाया है, और यही होना भी चाहिए। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, तब देखिएगा लोकतंत्र में किसी को कोई मीडिया, किसी को गोदी मीडिया, किसी को भाड़ा पर की मीडिया, किसी को किराए पर की मीडिया, किसी को विकी मीडिया कहने की कोई जरूरत नहीं। और ऐसा तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप शिक्षित नहीं हो। और शिक्षित होने की बात चंदन बसु ने जब कही थी तो थोड़ा सा मजाक में उसको बोल दिए थे, लेकिन शिक्षित शब्द एक बहुत व्यापक शब्द है। शिक्षित शब्द डिग्री से ना तो परिभाषित होता है और न डिग्री से उसको, डिग्री एक आभूषण है, गहना है। डिग्री शिक्षा का एकमात्र गहना नहीं है। अपने हमारे देश में कबीर हुए, हमारे देश में फरीद हुए हैं, कोई डिग्री नहीं थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए ये मैं विशेष निवेदन करूंगा, आप सब शिक्षित बने, निश्चित रूप से शिक्षित बने। और साथ साथ एक बार फिर से, चूंकि चर्चा अपरिमित होती है, चर्चा अनंत होती है, और यहाँ कौन किसके हाथ में सत्ता, ये समाप्त नहीं है हो रहा है। किसी के भी हाथ में सत्ता हो जाए, सत्ता जिसके पास जाए, सत्ता का दुरुपयोग न करे, इसके लिए देश के नागरिक होने के नाते हम सबको हमेशा जागा हुआ रहना चाहिए। हमारे राम मनोहर लोहिया एक बात कहा करते थे, उस देश की संसद आवारा हो जाती है जिस देश की सड़कें सूनी हो जाती। सड़कें, चौराहे ये जब सूनी हो जाए तो संसद। लेकिन राम मनोहर लोहिया की बात से चलकर 2024 तक हम आए तो अब आगे बढ़ चुके हैं। अब हमें ये भी सोचना होगा कि हम सड़कों पर अब प्रदर्शन न भी करके भी सरकार तक अपनी बात रख सकते हैं। अब बहुत सारी चीजें खुल चुकी हैं, उसे समझना पड़ेगा। आज भी यहाँ बैठे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सूचना का अधिकार, जिनको उपभोक्ता का अधिकार जैसे छोटे छोटे चीजें उनका पता उनको नहीं हो पाता, और उसकी शिकायत वो करते रहते हैं। सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया, फलाना किया। अपने अधिकारों के बारे में जान नहीं पाते हैं, अपने अधिकार का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाते हैं और करते हैं। तथापि सारे लोगों ने जो भी कहा है सब सही कहा है। जितने लोग यहाँ, जितने भी विशेषज्ञ बैठे थे, सबने सही कहा। किसी ने कहा कि विषय राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने की, इसको पकाने के लिए जो आंच लगाए जा रहे थे, उन आंच में किसी ने बताया बेरोजगारी मुद्दे थे, महंगाई के मुद्दे पर इसको सेकने की कोशिश की गई, किसान के मुद्दे थे, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे थे, इसके अलावा राम मंदिर थे, लोकतंत्र खतरे में है, रिजर्वेशन खतरे में है, तमाम तरह के मुद्दे थे, धारा 370 थी, इसके अलावे राष्ट्रवाद, देश की आर्थिक स्थिति, देश को दूसरी दुनिया में ले जाने की कोशिश। और गांधी ने एक बात कही थी कि केवल 10 वर्षों के पीछे की बात बताने की ही बात नहीं थी, भविष्य की में भी हम आपको क्या देंगे। इन्होंने तो कहा बात बताई ही नहीं जाती थी, बताई ही नहीं गई है, बल्कि भविष्य में क्या देंगे, भविष्य में सपनों की भी राजनीति होती है। इससे यह समझने की कोशिश करना कि राजनीति किस किस पर हो सकती है। और हम अपने विशेषज्ञों के प्रति आभार इसलिए प्रकट करते हैं कि इन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि डाला और यहाँ पर उपस्थित होकर के अपनी अपनी बात को रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर चर्चा को यही समाप्त किया जाता है। आप सबों के लिए एक शानदार